अस्सलाम वालेकुम जी आयानो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो सिटी एट 10 की पूरी टीम और आपके होस्ट शराज भट्ट की जानिब से आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन की शुरुआत जो है मुस्कुराते हुए हुई होगी। मुस्कुराहट एक ऐसी एंटिटी है, मैं एक ऐसी क्वालिटी समझता हूं। इसको क्वालिटी मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये बड़े कम लोगों में होती है। आजकल जो दौर चल रहा है, नफ्सा नफ्सी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आजकल हर शख्स जो है वो गुस्से में दिखाई देता है, हर शख्स मायूस दिखाई देता है, हर शख्स जो है वो नाउम्मीद दिखाई देता है, डिप्रेस दिखाई देता है, एंजाइटी में दिखाई देता है, डिप्रेशन में दिखाई देता है। तो ऐसे दौर के अंदर भी मुस्कुराना मेरे ख्याल में एक सबसे बड़ी नेमत भी है और ये सबसे बड़ी क्वालिटी इसी वजह से मैं इसको कहता हूं। तो दिन की शुरुआत जब भी करें मुस्कुराते हुए करें। अगर आप उदासी के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन भी उदास गुजरेगा। अगर आप मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत करेंगे पूरा दिन मुस्कुराता रहेगा। यकीन करिए, ये एक्सपीरियंस करके देखिए, ये तजुर्बा करके देखिए कि मैंने तजुर्बा, ये आजमाया हुआ तजुर्बा है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि आपका मूड अच्छा ना भी हो, जबरदस्ती आप मुस्कुराने की कोशिश करें, यकीन करें वो मुस्कुराहट आपकी आदत बन जाएगी। साइकोलॉजी कहती है कि आप किसी भी चीज को 30 से 40 दिन के लिए अगर प्रैक्टिस करते हैं, यानी मुसलसल आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस जो है वो आपकी पूरी लाइफ लॉन्ग हैबिट बन सकती है। और यही इस्लाम हमें मौका देता है रमजान मुबारक के महीने के अंदर। साइकोलॉजी अब कह रही है, साइंसेस अब कह रही है तहकीक के बाद, और कुरान ने यह बात जो है 1400 साल पहले बता दी है कि आप रमजान के रोजे रखिए, झूठ बोलने को तर्क करें, आप किसी के साथ अगर बुरा कर रहे हैं उसको तर्क करें, शेमलेसनेस को तर्क करें और इस चीज को 30 दिन के लिए प्रैक्टिस करें। अगर आप 30 दिन के लिए प्रैक्टिस करते हैं, दैट कैन बिकम योर लाइफ लॉन्ग हैबिट। आपने देखा होगा रमजान के फौरन बाद, यानी तकरीबन 1 महीना जब गुजर जाता है, ईद के बाद आप कुछ खाने लगते हैं, आप फौरी तौर पर सोचते हैं कि यार मेरा रोजा था, फिर अचानक याद आता है रमजान तो खत्म हो गया। इसका मतलब है कि आप हलाल के हवाले से इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि आप इस आदत के बाद, रमजान मुबारक के रोजों के बाद, हराम के हवाले से किस हद तक कॉन्शियस हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से मुस्कुराता हुआ रखे और मुस्कुराहटें बिखेरने का बायस भी बनाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में खुशियां बिखेरे और आपको हर हालात में खुश रहने की तौफीक भी अता करे, मुझ समेत। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वेदर की तरफ। मौसम के हवाले से बात करेंगे जो कि ठंडा होता चला जा रहा है और दर्जा हरारत जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो मौसम के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे टुडेज वेदर के इस सेगमेंट में। दर्जा हरारत कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आज बारिश का कोई इम्कान बहरहाल नहीं है, लेकिन फोग इस हद तक ज्यादा है कि मोटरवे भी बंद होने का खदशा है, बल्कि बंद हो गई होगी जिस हद तक इस वक्त फोग नजर आ रही है। और कल रात से ही फोग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, यानी आप कह सकते हैं साल 2024 के 27 के दरमियान जाके जो है ना वो फोग शुरू हुई है और ये फोग जो है 10-15 दिन रहेगी। तो अगर आप सफर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एहतियात करें, दिन के औकात में सफर करें, रात के औकात में सफर ना करें। अगर सफर कर रहे हैं तो इंडिकेटर्स, हैजर्ड्स का इस्तेमाल करें गाड़ी में। और येलो पेपर आता है जो हेडलाइट्स के ऊपर अगर आप लगा लें तो दैट विल बी मोर प्रोटेक्शन फॉर यू टू ट्रैवल। और अगर आप शहर से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं खुसूसी तौर पर तो इन तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स का इस्तेमाल जरूर करें, बिकॉज जान है तो जहान है। और दूसरा, अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर सवारी कर रहे हैं तो खास तौर पर अपने सीने को ढांप कर रखें, अपने सर को ढांप कर रखें। अपने बच्चों को खास तौर पर अगर मोटरसाइकिल के ऊपर बिठा रहे हैं तो उनको 2-2, 3-3 स्वेटर पहनाएं, क्योंकि सर्दी लगने का खदशा है, बारिश ना होने की वजह से सर्दी खतरनाक भी। उस्मान ताज की सालगिरह जी। उस्मान ताज, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अ वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हमारे कैमरामैन हैं और इनको हमारी पूरी टीम जो है प्रोडक्शन की और आपके होस्ट शराज भट्ट जो है वो आपको तहे दिल से सालगिरह मुबारक कहते हैं। उस्मान ताज, एक दफा फिर आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी दराज करे, खुशियों से आपकी जिंदगी भर जाए। आज का दिन मेमोरेबल बनाने के लिए आज के दिन को खास तौर पर अपने दोस्तों, अहले खाना और रिश्तेदार और खास तौर पर जो आपकी इमीडिएट फैमिली है उसके साथ गुजारें। ढेर सारी पिक्चर्स बनाएं, ढेर सारी यादें बनाएं, ताकि कल को आपको ये यादें याद रहें और
कल को आने वाले फ्यूचर में जब आप मुड़ कर देखें इस दिन को तो आप मुस्कुरा दें। तो आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को और चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं पहले सेगमेंट में, उनका तारुफ करवाता हूं, उसके बाद गुफ्तगू उनसे करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है अली नारू जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खासा मुश्किल लग रहा था आज बिस्तर से उठना। जी बिल्कुल, आज तो माशाल्लाह जो मौसम है और जो धुंध ने अचानक से डेरे डाले हैं, अचानक ही हुई है वैसे। रात के तौर पर रात को अचानक से 8-9 बजे मैं बाहर गया हूं तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे खुशबू जैसा फोक की आती है ना, धुंध की खुशबू आई है। मैंने कहा लगता है धुंध होने वाली है और मेरी फोरकास्ट सही साबित हुई और 11-12 बजे ऐसे धुंध की लपेट में था पूरा फैसलाबाद। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी जो हालात चल रहे हैं, अगर हम ताज़ा तरीन बात करें तो ये मेरे ख्याल से सर्दियों की पहली धुंध है। इससे पहले हम स्मोक से जूझते रहे हैं और अब ये फोग आई है तो इसके फवायद भी हैं और अगर हमारी लापरवाही है तो वो हमें नुकसानात भी भुगतने पड़ेंगे। तो फितरती तौर पर एक माहौल है, मौसम है, अल्लाह की नेमत है और हमने इसको अच्छा बनाना है अपने लिए। और उससे क्या है कि सबसे ज़्यादा जो जब फोग आती है, धुंध आती है, तो जो मुतासिर होता है वो ट्रैफिक का निज़ाम होता है हमारे यहाँ पर और जो हादसा रूनमा होते हैं, जैसे अभी कल से अब तक की बात कर लें हम 4 से 5 हादसा रूनमा हो चुके हैं और 5 लोग जहाने फानी से कूच कर चुके हैं हादसात में। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि अब हम बात कर लें, जैसे अभी आपने आगाज़ में मोटरवे का तज़किरा किया है तो मोटरवे का भी नाज़रीन को बताते चलें कि अभी बंद है हमारी जो M4 है और M3 है, वो मुकम्मल तौर पर पिंडी भटियाँ से मुल्तान तक और लाहौर से दरखाना तक जो M3 है वो बंद कर दी गई है ट्रैफिक के लिए। तमाम जो इंटरचेंजेस हैं अभी चैनल के तवज्जुह से हम बता रहे हैं कि वो ट्रैफिक के लिए बंद है। जैसे जैसे धुंध छटेगी उसके बाद मुमकिन है कि वो खुलते जाएं और ट्रैफिक के लिए आसानी हो। लेकिन अंदरूने शहर जो सफ़र है उसको महफूज बनाने के लिए शहरियों ने बहुत ज़्यादा जो कहते हैं कि एहतियात का मुजाहरा करना है और ख़ुद को भी महफूज रखना है और अपनी व्हीकल से दूसरों को भी महफूज रखना है। ट्रैफिक में ज़्यादा से ज़्यादा जो फोग लाइट्स है हम देखते हैं कि पूरा साल तो इस्तेमाल होती नहीं है, तो दिन के दौरान हम फोग लाइट क्यों कहा जाता है? उसको हम फोग लाइट जलाए फोग में। बिल्कुल। और तो दिन के औकात कार में हम लाइट यूज़ करने के आदी नहीं होते, तो अचानक से अब धुंध आ गई है तो बी अलर्ट, तो खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। लोग ना अपने आप को बड़ा वो खासतौर पर लड़कों के हवाले से बात करूंगा, अपने आप को बड़ा वो तुरम खान समझ रहे होते हैं कि यार हम फोक के बावजूद अगर 100 पे गाड़ी चला रहे हैं तो ये स्वैग है। स्वैग नहीं है ये, बेसिकली आप यूर रिस्किंग योर लाइफ। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें ये सारा कुछ है एजुकेशन से। आपका ट्रैफिक कवानीन जानते हैं, आप ट्रैफिक के रूल्स की पासदारी करते हैं और रोड पर होते हुए आप फ़कत अपनी ज़िंदगी को अहमियत नहीं देते, आपसे कई ज़िंदगियां जुड़ी होती हैं। आपके आगे पीछे सफ़र करने वाले तमाम तर लोग आपके साथ जो हैं, आपके आगे हैं, आपके पीछे हैं, वो आपकी किसी एक लापरवाही, एक गलती की वजह से बड़े सान्हे का शिकार हो सकते हैं। स्पीड स्लो रखें, खुद को सर्दी से बचाते हुए, साथ में खुद को सर्दी से बचाते हुए स्पीड स्लो रखें, खुद को महफूज रखें, कवर अप रखें, स्पीड का खासा ख्याल रखें, फोग लाइट का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि दिन के औकात कार में सफर करें। गैर जरूरी सफर ये जो हमारे एक चीज और मैं हमारे नाजरीन को, देखने वालों को बताना चाहूंगा कि ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि फोग लैंप्स भी जो है ना वो आपकी वार्म होनी चाहिए, व्हाइट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। जो व्हाइट फोग लैंप्स होते हैं ना, जो लोग खुद इंस्टॉल करवा लेते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, ये एक नई इंफॉर्मेशन होगी कई लोगों के लिए, वो व्हाइट लाइट्स जो है ना वो फोग का रास्ता क्लियर नहीं करती हैं, वो फोग को मजीद बढ़ा देती हैं। सही होगा। जो आपकी वार्म लाइट होती है ना, जैसे गोल्डन लाइट्स, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल वो गोल्डन लाइट्स आपको रास्ता दिखाती हैं। जो व्हाइट लाइट होगी ना वो आपको मिक्स कर देगी, फोग को मिक्स कर देगी, आपको समझ नहीं लगेगी कि फोग के अंदर रास्ता कहां से निकलना है। तो वार्म लाइट रखें और लाइट को डिम रखें। डिम रखें, बड़ी लाइट को आपने वो जिसे कहते हैं ना कि डिपर मारने वाली पोजीशन में नहीं रखना, कि जहां पर आप डिपर मारते हैं तो आपको बजाय रास्ता नजर आने के जो आपके साथ में पीली पट्टी चल रही होती है रोड के, वो नजर आती है। अगर आप उसको डिम रखते हैं तो आपको जैसे जैसे वो नजर आती रहती है वैसे वैसे पता लगता रहता है कहां मुड़ना है, कहां टर्न करना है। अगर आपको वो नजर नहीं आएगी तो आप तो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी लोग जीटी रोड पे तो सफर कर रहे हैं ना, जीटी रोड पे सफर कर रहे हैं और जो अहम शाहराहें हैं, शहर की अहम शाहराहें लगा लें, क्योंकि हम शिराज आदी नहीं होते चीजों के, हमें आदी बनाना पड़ता है। और कौम हम ऐसे हैं कि हमें चीजें बार बार बतानी पड़ती हैं तो हम उन पर अमल करते हैं और खुद से कोशिश नहीं करते या खुद से ऐसे एलिमेंट्स पर नहीं चलते कि जनाब ये चीज हो गई, अब हमने ये करना। इंसान है ना, इंसान को रिमाइंडर चाहिए होता है, कोई याद दहानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग भूल जाते हैं, इंसान का वर्ड ही नसिया से निकला है, पाकिस्तान में भूल जाने वाला, पाकिस्तान में ज्यादा भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको बार बार रिमाइंडर चाहिए होता है। और रिमाइंडर क्या होता है कि आपने बार बार याद करवाना होता है, देखें जी इस तरह करें, इस तरह करें।
आपने नोट किया होगा कभी भी मोटरवे पे जाते हुए, खुदा ना खासा गॉड फॉरबिड, आपको अगर मोटर कोई एक्सीडेंट नजर आ जाता है और कोई बुरा मंजर आपकी नजरों के सामने आ जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली गाड़ी की स्पीड स्लो कर देते हैं, आप डर जाते हैं, आपके अंदर खौफ आ जाता है। तो मेरे ख्याल में वो खौफ हमेशा रहना चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कोई चीज दिखाई जाए उसके बाद आप जो अलर्ट हो। तो लोग वैसे तो बड़े नॉर्मल जा रहे होते हैं, जब तक कोई खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड कोई हादसा ना हो जाए तब तक हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। तो सुबह तैयार होकर हर शख्स जो है वो अपने मंजिल मकसूद के लिए निकलता है, किसी ने दूसरे शहर जाना है, किसी ने दूसरे जिले में जाना है, तो वो मोटरवे का इस्तेमाल करते हुए जा रहा होता है दूसरे शहरों की तरफ। किसी को कुछ पता नहीं होता किसने एक्सीडेंट का शिकार होना है। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को एहतियात सबसे पहला बहुत जरूरी है, एहतियात बहुत जरूरी है। देखिए, एक हादसा और मोटरवे की जब हम बात करते हैं तो वहां पर अगर एक गाड़ी टकराती है तो इसका मतलब ये है कि दरकिनार पीछे एक कितार लग जानी है और कौनवे की शक्ल में वहां पर हादसा रूनमा होते हैं। और ये हुआ बिल्कुल हुआ है, पिछले साल भी हमने देखा होगा मर्सिडीज और कौन सी बड़ी बड़ी गाड़ियां। और हम यही कहते हैं कि जनाब ये इन चीजों से बचा कैसे जाना है, वो फकत और फकत आपकी जो एहतियात है, आपकी जो जिम्मेदाराना ड्राइविंग है वो आपको बचा सकती है। इसके साथ साथ दूसरे पहलू का भी जिक्र करते चले, जैसे धुंध आई है तो दर्जा हरारत भी मुसलसल गिरना शुरू हो गया है और दूसरी जानिब बारिश भी नहीं हो रही, तो खुश्क जो सर्दी है उसकी जानिब से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, खांसी है, जुकाम है और साथ में सांस के मसाइल हैं। तो यहां पर जो डॉक्टर्स हजरात हैं, जो तिब्बी माहिरीन हैं, वो शहरियों को यही कहते दिखाई दे रहे हैं और तनबीह करते नजर आ रहे हैं कि खुदारा अपने आप को कवर करके अच्छे से लपेट कर निकलें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और गर्म मलबूसात का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और इन दिनों में होता यह है कि हम दूसरी जानिब जब नजर दौड़ाते हैं कि घरों में हीटर का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ जाता है और कमरे में गैस होने की वजह से अल्लाह माफ करे कई हादसा रूनमा होते हैं। तो उसका मुतबादल क्या है, जब आप अपना फ्री गैस का बिल देखते हैं तो उसके पीछे भी लिखा हुआ है कि हीटर नहीं गर्म मलबूसात। आप अपने गर्म मलबूसात इस्तेमाल करें घर में और हीटर से गुरेज करें और कोशिश करें। वैसे भी हमारे पास गैस के इतने जखायर नहीं है, ये तो लग्जरी में आ जाता है ना कि मेरे ख्याल में आपको वो बुजुर्ग हजरात होते हैं जिनको हीटर की जरूरत होती है, तो उनके लिए भी इलेक्ट्रिक हीटर्स अब आ गए हैं। कुछ देर के लिए इस्तेमाल करें, जब कमरा गर्म हो जाए उसके पास बंद कर दें। इलेक्ट्रिक हीटर के पास नहीं जा सकता हम। हाँ बिल्कुल, ये भी सही बात कह रहे हैं, अफोर्ड नहीं करते हम ना। तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, उनका तारुफ भी आपको करवाएंगे। एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे नए गेस्ट हमें जो ज्वाइन कर चुके हैं उनका तारुफ आपको करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अवैस अली जो कि हमारे रिपोर्टर हैं और फेस्को की बीट देखते हैं, बिजली के हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि अब सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूं। अवैस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अच्छा अवैस, मैं ये बात करना चाहूंगा कि बिजली इस वक्त हम देख रहे हैं कि जैसा जैसा फोग बढ़ रही है वैसे वैसे ट्रिपिंग भी बढ़ती है, और ये ट्रिपिंग क्यों होती है फोग में? सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर दें लोगों को। बिल्कुल भट्ट साहब, जैसे ही हम देखते हैं कि सर्दी में इजाफा होता है और धुंध पड़ती है तो फेस्को जो कि अपने फीडर्स की मेंटेनेंस पर सालाना करोड़ों रुपया खर्च करता है, उसके बावजूद फेस्को के जो फीडर्स हैं वो मौसमियाती असरात को बर्दाश्त नहीं कर पाते। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से भी फीडर्स पर ट्रिपिंग आ जाती है और उसके बाद जैसी सर्दी बढ़ती है तो सर्दी की वजह से भी फेस्को के जो फीडर्स हैं उनमें ट्रिपिंग के वाकयात होते हैं। तो उससे फैसलाबाद के जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर तो बिजली चंद घंटों के लिए बंद होती है, जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर 5-5, 6-6 घंटे फीडर ट्रिपिंग की वजह से लोगों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। तो इससे मुतल्लिक फेस्को को एक जामिया मनसूबाबंदी बनाना होगी। हम देखते हैं कि गर्मियों में आए रोज़ शटडाउन होते हैं, शदीद गर्मी में 8-8, 10-10 घंटे जब बिजली बंद रहती है तो उससे लोग परेशान होते हैं। वहाँ पर फेस्को इस बात का दावेदार होता है कि जो बिजली की बिला तौतुल फरामी है वो यकीनी बनाई जाएगी और बिलखसूस सर्दियों में इस तरह के जो मसाइल हैं वो सामने नहीं आएंगे। लेकिन सर्दियों में भी हम देखते हैं कि ट्रिपिंग के वाकयात रोनुमा होने लग जाते हैं। अब इस वक्त भी फेस्को के जो 36 फीडर हैं वो धुंध की वजह से ट्रिप कर चुके हैं और उसकी वजह से फैसलाबाद के बेशतर देहाती इलाकों में और जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर बिजली की आंख मचोली का जो सिलसिला है अब वो जारी है। तो सिस्टम की अपग्रेडेशन पर फेस्को को जो है अब वो तवज्जो देना होगी ताकि लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर किया जा सके और बिजली सार्फिन तक जो है अब वो बगैर किसी रुकावट के और बिला तौतुल। अच्छा, ये ट्रिप होते क्यों? ये वो फोग जो है वो ओस जो है वो चली जाती है फीडर्स के अंदर, क्या टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं? बिल्कुल बात साहब, जब ओस होती है ना वो फीडर्स के अंदर चली जाती है तो उसमें पानी जमा होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से तारें जो है वो स्पार्क करती हैं
और अच्छा, इसका फॉल्ट ढूंढना और वो पेट्रोलिंग करना भी खासा मुश्किल होता है, कहाँ पे फॉल्ट है? उसके लिए सबसे अहम यह है कि फोक से पहले जो है वो फोक डिस्कें फेस्को लगाता है। अच्छा, फोक डिस्कें वो होती हैं जैसी जो है वो ओस पड़ती है फीडर्स पर धुंध की वजह से, तो फोक डिस्कें जो है वो फीडर्स को ट्रिप होने से बचाती हैं। फेस्को इसके दावे तो बहुत कहता है कि हम फोक डिस्कें जो है वो फीडर्स के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है, धुंध पड़ती है, तो फोक डिस्कें जो है वो चंद एक फीडर्स पर लगाई जाती है, जिससे इंडस्ट्रियल फीडर्स हैं या फैसलाबाद शहर के पोश इलाकों को जहाँ से बिजली जाती है वहाँ पर तो फोक डिस्कें लगा दी जाती हैं। लेकिन जो दूर दराज के फैसलाबाद के इलाके हैं, दीगर तहसीलें हैं, वहाँ पर फीडर्स पर जो फोक डिस्कें हैं फेस्को उस तरह से लगाता नहीं है या लगाना नहीं चाहता। बजट भी पास होता है, मगर उसके बावजूद फोक डिस्कों की जो तादाद है वो इतनी नहीं है कि तमाम फीडर्स को महफूज रखा जा सके। अब देखिए कि अभी धुंध का आगाज शुरू हुआ है, तो अब से ही ये सिलसिला शुरू हो गया है कि 36 फीडर जो हैं वो ट्रिप कर चुके हैं, जिस बात का सबूत है कि फेस्को जो है वो तमाम फीडर्स पर अपनी फोक डिस्कों का जो मनसूबा है उसने मुकम्मल नहीं किया। तमाम डिस्कों जो है वो फोक डिस्कें तमाम फीडर्स पर नहीं लगाई। तो फोक डिस्कें जो हैं वो हिफाजत करती हैं फीडर्स की, इससे ट्रिपिंग से बचाती हैं, तो उस पर जो है वो फेस्को ने बिल्कुल जो है वो हम समझते हैं कि इस तरह से तवज्जो नहीं दी कि जो इस तरह के वाकयात रोनमा होते हैं बिजली बंद होने के सर्दियों में धुंध में, उनको रोका जा सके। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल, बड़ा चैलेंजिंग होता होगा कि आपके पास सोर्सेज भी बड़े लिमिटेड हैं, आपके पास फोक डिस्कें भी नहीं हैं और 36 फीडर भी ट्रिप कर गए हैं, आपके पास अमला भी इतना नहीं है कि सारे पेट्रोलिंग कर सकें, तो मेरे ख्याल में खासा चैलेंजिंग होता होगा। फाइनेंस भी नहीं है, अमला भी नहीं है, उसके बावजूद चीज़ों को मैनेज भी करना है। तो यही वजह है कि 8-8, 10-10 घंटे पर बिजली गई होती है, फिर लोग वाकफियत ढूंढ रहे होते हैं कि यार बिजली कब आएगी, बिजली कब आएगी। और सर, जहाँ तक इस हवाले से बजट का ताल्लुक है तो वो तो फेस्को के पास मौजूद है। बजट में किसी किस्म की कोई रुकावट भी नहीं है। फेस्को की फाइनेंस की जानब से नंबर 1 बिजली की तकसीमकार कंपनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बजट इस हवाले से कोई रुका हुआ है। बजट भी जारी होता है और जो फेस्को का मुतलका शोबा है उसकी जानिब से ये भी कहा जाता है कि फोक डिस्कें जो हैं वो लगाई जा रही हैं, मगर फोक डिस्कें कहाँ पर लगाई जा रही हैं? पुरानी जो फोक डिस्कें लगी हुई हैं उनकी मेंटेनेंस करके उन्हीं से काम लिया जा रहा है। नई फोक डिस्कें जो हैं वो नहीं लगाई जा रही। इसका बाकायदा तौर पर फेस्को की जानिब से टेंडर जारी किया जाता है और इसमें जो फर्में हैं वो हिस्सा भी लेती हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो इसका ठेका लेकर इस बाकायदा तौर पर काम करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से ये फोक डिस्को का ठेका लिया जाता है, काम किया जाता है, क्या उसका चेक एंड बैलेंस फेस्को की जानिब से उस तरह किया जा रहा है कि काम होने के बावजूद ट्रिपिंग के वाकयात रोनमा होते हैं। तो फेस्को के पास मैं नहीं समझता कि बजट की कमी है, स्टाफ की कमी ज़रूर है, लेकिन स्टाफ की कमी तभी आपको इसके लिए स्टाफ जो है दरकार होगा जब आप गैर मेयारी काम जो है वो फीडर्स के ऊपर करवाएंगे, तो इस तरह के वाकयात जो है वो रोनमा होंगे। तो इस हवाले से यही होगा कि फोक डिस्कें जो है वो बर वक्त लगनी चाहिए और नई फोक डिस्कें लगनी चाहिए, और उनकी जो मेंटेनेंस है ना सिर्फ जब धुंध का मौसम हो उससे कबल जो है वो की जाए, बल्कि उनकी जो है वो हर माह चेकिंग होनी चाहिए ताकि वो उनकी मेंटेनेंस होती रहे और फीडर ट्रिपिंग से जो है वो शहरियों को बचाया जा सके और बिजली फराहम की जा सके। क्योंकि सर्दियों में अगरचे बिजली का इस्तेमाल उस तरह से नहीं रहता, लेकिन फिर भी अब देखते हैं कि हम लोग अब बिजली पर जो है वो लोग हीटर भी इस्तेमाल करते हैं, दीगर चीज़ें बिजली पर इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे इस्तेमाल हो रहे हैं बिजली के ऊपर। और इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो तो गर्मियों में भी उतनी ही बिजली इस्तेमाल करता है और सर्दियों में भी उन्होंने उतनी ही बिजली इस्तेमाल करनी होती है। तो इस तरह से जो फीडर टेपिंग है उससे ना सिर्फ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स बल्कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो हैं वो भी बहुत मुतासर होते हैं। अच्छा, इसमें हीटर भी हैं, गीज़र भी हैं और ओवन भी हैं, जो कि आजकल बड़ा अहम पॉइंट जो है वो अवैस ने रेज किया है कि ये तीनों सोर्सेज जो कि गैस के ऊपर हुआ करते थे, आपका गीज़र जो आपको गर्म पानी चाहिए होता है, गीज़र भी आजकल जो है इलेक्ट्रिक गीज़र आ रहे हैं और लोग इस्तेमाल ही इलेक्ट्रिक गीज़र करते हैं। चूल्हे जो हैं वो भी इलेक्ट्रिक आ गए हैं क्योंकि गैस आपको मिलती नहीं है, सुबह के औकात में भी नहीं मिलती है, खाने के टाइम पे नहीं मिलती है, तो आप जो चूल्हे हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपके हीटर हैं वो भी इलेक्ट्रिक आ गए हैं और बड़े बड़े जदीद हवा वाले आपने देखे होंगे आजकल, जो बड़े बड़े मार्क्स के ऊपर पड़े हुए हैं, वो हवा देते हैं, उसके ऊपर पूरा टेम्परेचर होता है, वो सारे इलेक्ट्रिक हीटर्स आ गए हैं। अब वो लोग इस्तेमाल करते हैं, अब गैस से बाहर आ चुके हैं। इसका मतलब है कि बिजली का इस्तेमाल जो है वो ऐसा नहीं है कि सर्दी में कम हो जाता है। सर्दी में कम हो जाता है। वो दूसरा ये कि जो सोलर है भाट साहब, वो गर्मियों में तो उस तरह से काम करता है लेकिन सर्दियों में उस तरह से काम नहीं कर पाता। तो फिर जिन लोगों ने सोलर लगाया हुआ है उनको सर्दियों में फेस्को की बिजली जो है वो हर सूरत में इस्तेमाल करना है,
क्योंकि आप देखते हैं कि धूप जो है वो धुंध के मौसम में उस तरह से नहीं होती और हीट नहीं होती उस तरह से, तो फिर जो फेस्को की बिजली है वो कंज्यूमर्स को इस्तेमाल करना। 53 लाख फेस्को के जो कंज्यूमर्स हैं। और सबसे अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि गर्मियों में सोलर के इस्तेमाल में एक रिकॉर्ड इजाफा जो है वो हुआ था, और अब जैसे ही वेदर जो है वो तब्दील हुआ है, सर्दी है। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि गर्मी में तो सोलर लोग लगवा रहे थे, लेकिन अब सर्दी में हम सोच रहे थे कि सोलर लोग डबल लगवाना शुरू हो जाएंगे, उस तरह से क्यों नहीं लगवा रहे? बिल्कुल, सर्दी में हालांकि हम देखें तो टेक्निकली सर्दी में सोलर लगाने के आपको ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि सर्दियों में आप सोलर लगाएंगे, उसके जो आपके सोलर से पैदा करदा यूनिट्स हैं उनकी सेविंग्स होगी, वो फेस्को की तरफ वो यूनिट्स जो हैं वो आपके पेंडिंग हो जाएंगे। लेकिन लोग जो हैं वो सर्दियों में सोलर नहीं लगवा रहे। अब गर्मियों में जब सोलर लगवाए जाएंगे तो उस तरह से लोग उससे जो है वो मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। फेस्को में हमने देखा था कि गर्मियों में रोज़ाना की बुनियाद पर फेस्को को 2 से 3 हज़ार लोगों की सोलर के लिए दरख्वास्तें मौसूल हो रही थी। अब जो है अब वो हम कह सकते हैं कि 100 दरख्वास्त भी पूरी फेस्को में सोलर के हवाले से जो है वो नहीं मौसूल हो रही। और लोगों की हौसला अफजाई क्यों नहीं हो रही सर्दियों में? लोगों की हौसला एतबार नहीं रहा फेस्को पे, एतबार फेस्को पर नहीं। मैं समझता हूं कि लोगों को गवर्नमेंट पे एतबार नहीं रहा। उसकी वजह यह है भाई साहब कि सोलर और नेट मीटरिंग मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक इस हवाले से पॉलिसी मरतब नहीं की गई, और खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर यह भी गर्दिश कर रही हैं कि जो सोलर से पैदा करदा यूनिट है उसकी कीमत गवर्नमेंट मजीद कम करेगी। तो लोग इस वजह से भी खौफ का शिकार हैं कि ये ना हो, एक तो देखें कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 7 से 10 लाख रुपए, डोमेस्टिक कंज्यूमर को 7 से 10 लाख रुपए जो है वो इस पे खर्च करना होंगे सोलर पर नेट मीटरिंग के लिए। तो हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जो लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं वो इस बात से डर रहे हैं। खुद बताया कि 2-3 हज़ार दरख्वास्तें अगर आ रही थी वो भी लोग अफोर्ड कर रहे थे, आ रही थी, और अब क्यों नहीं आ रही सर्दी के मौसम में? वो मुझे लगता है नेट मीटरिंग एक मेन मसला है कि फेस्को जो है वो नेट मीटरिंग फराहम नहीं कर रहा है टाइम पे बर वक्त, जिसकी वजह से ये मसला भी। देखिए, ये तो नेट मीटरिंग तो इस तरह से लग रहा था कि जैसे फेस्को के जो अफसरान हैं उनको नेट मीटरिंग इस तरह लग रही थी जैसे वो उनको खा जाएगी, क्योंकि लोग जब सोलर पर मुंतकिल हो जाएंगे तो जो कंपनीज हैं उनके जो अफसरान हैं उनका तो इस हवाले से कोई अमल दखल नहीं रह जाएगा। तो ये तो दुख की बात थी, और ये एक कड़ा सच भी है। और इससे फेस्को के जो आला अफसरान हैं, मैंने खुद उनकी ज़बान से सुना है, ये सोलर जो है ये तो कंपनीज को ख़त्म कर रहा है। तो मसला ये है, इस पर गवर्नमेंट को सोचना होगा। लोगों का ये मसला नहीं है कि पावर सेक्टर के जो बिजली की तकसीमकार कंपनीज के अफसरान हैं उनका मामला किस तरह से चलना है, इंजीनियर्स के हवाले से गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं। अगर सोलर लग गया तो फिर महंगी बिजली हमसे कौन खरीदेगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था फेस्को के आगे, फेस्को के जैसी और भी तकसीमकार कंपनियों के सामने। तो मेरे ख्याल में लोगों को उसी जगह रहने दो जहां लोग हैं। अगर तरक्की कर गए, सस्ती बिजली मिल गई, तो फिर वो हमसे बिजली कैसे खरीदेंगे? तो यही वजह है कि फेस्को का कोई कंपेटिटर भी नहीं आता है। जो तकसीमकार कंपनियां होती हैं उनका कोई कंपेटिटर नहीं आता। आप दूसरे मुल्कों में जाके देखें, वहां पे आपको मुख्तलिफ बिजली की कंपनियां फोन कर रही होती हैं, सर हमसे बिजली लें, हम आपको इतने यूनिट बिजली दें। तो यहां पर बिजली जो है वो हम महंगी खरीदते हैं, और हमारे पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। जिस तरह नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क के आपके पास बेबहा ऑप्शंस हैं। यही वजह है कि नेटवर्क की सिम जो है वो सस्ती हो गई। इसी तरीके से बिजली की बेबहा ऑप्शंस होनी चाहिए ताकि बिजली भी सस्ती हो। दिस इज द ओनली रीजन कि जिसकी वजह से आज हम महंगी बिजली सिर्फ एक ही इदारे से खरीदने पर मजबूर हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ अवैस अली मौजूद हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं हम, बिजली सस्ती कैसे आवाम को मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल गालिबन इस वक्त हर शहरी की जुबान पर है। और मेरे ख्याल में बिजली सस्ती मिलने जा रही थी, सोलर की वाह हो रही थी। पिछली गर्मियों के हवाले से बात करें, और हर शख्स जो है वो सोलर लगवाता नजर आ रहा था। लोग उधार पकड़ के अपने घरों के अंदर सोलर लगवा रहे थे, चाहे वो अपनी फ्रिज और एसी जो है उसको सिर्फ कन्वर्ट कर लें सोलर के ऊपर, लेकिन वो कर रहे थे किसी न किसी तरीके से। और सोलर जो है वो सस्ता भी हो रहा था। अचानक से तकसीमकार कंपनियों को ख्याल आया कि अगर तो सोलर सस्ता हो गया तो फिर हमसे महंगी बिजली कौन खरीदेगा। तो लिहाजा नेट मीटरिंग जो है वो स्लो कर दी गई, उसको सुस्त रवि का शिकार कर दिया गया। अब ऐसा हमने देखा था कि गर्मियों के अंदर इस हद तक सोलर की हवा चली थी कि जो शख्स जनरल स्टोर भी बनाता था ना, वो जनरल स्टोर के आगे भी लिख लेता था जनरल स्टोर, फलां जनरल स्टोर और विद सोलर सेंटर, यानी वो भी सोलर लगा के आपको दे रहा होता, सहूलियत दे रहा होता था। तो मेरे ख्याल में इस हद तक सोलर का बढ़ जाना और अचानक से सोलर का गिर जाना,
ये क्वेश्चन तो है, बनता है कि यार अचानक से ये इतना सारा जो है डिफरेंस कैसे आ गया। बिल्कुल भट्ट साहब, ये सवाल तो बनता है कि सोलर का रुझान बहुत ज़्यादा देखा था हमने, लेकिन अब कम हो रहा है। उसकी बड़ी वजह यही है कि गवर्नमेंट ने लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है। गवर्नमेंट ने सोलर के हवाले से लोगों को इसलिए कंफ्यूज किया हुआ है कि अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से फाइनल फैसला पावर सेक्टर ने नहीं किया कि आइंदा जो मौसम गर्मा होगा उसमें लोगों को क्या सस्ती बिजली दी जाएगी या फिर जो लोग नेट मीटरिंग करवाएंगे उनको सहूलियात फराहम की जाएगी। बिजली उस तरह से सस्ती नहीं हो रही कि लोग जो है वो गर्मी में उसके बिल अदा कर सके, क्योंकि जो ये साल 2024 गुजरा है ये इस तरह से बिजली के हवाले से गुजरा है कि इस तरह के वाकयात सामने आए हैं कि लोगों ने खुदकुशियां तक की है अपने बिजली के बिलों को देखकर। इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत मुतासर हुआ इस साल, बिजली रिकॉर्ड महंगी हुई, उसके इवज़ जो बिजली के कंज्यूमर्स हैं उनको कोई सहूलियत फराहम नहीं की गई। क्या इस तरह से जो एक ड्रौना साल बिजली के हवाले से गुजरा है साल 2025 इसी तरह से होगा? अगर तो इसी तरह से होगा तो मैं तो फिर आपको मुकम्मल तौर पर ये जो है वो एक बता सकता हूँ कि जो साल 2025 है उसमें लोग बिजली के बिल अदा नहीं कर पाएंगे, लोग अपने बिजली के मीटर्स उतरवा लेंगे। क्योंकि जो डाटा है फेस्को का, जो 8 हिजला की कंपनी है, उसका जो बिजली से मुतल्लिक डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स का जो व्हाट्सएप डाटा है वो एक हैरान कुन है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने किस तरह से अपने ट्रांसफार्मर्स उतरवाए हैं और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उन्होंने किस तरह से अपने बिजली के मीटर्स उतरवाए हैं, और अब वो किस तरह से अभी भी अपने घरों की चीज़ें फरोख्त करके मीटर्स दोबारा बहाल करवा रहे हैं। तो अगर तो इसी तरह से चलेगा तो फिर तो ये होगा कि सोलर की तरफ लोग जाएंगे और सोलर देखें, एयर कूलर लोगों का उसके साथ 2 प्लेटें, वो एक पूरा पैकेज सेल करते हैं अब जो है वो दुकानदार जो है। अब जो मेरे को 1.5 टन का और 1 टन का एसी भी आता है विद द सोलर, एसी आता है और फ्रीजर के साथ सोलर की प्लेट्स आती हैं। तो लोगों ने तो ये तैयारी कर रखी है। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट अगर बिजली सस्ती करेगी, अब इन बिजली सस्ती करेगी और सोलर का यूनिट जो है वो महंगा करेगी तो फिर इन कंपनीज का जो निज़ाम है वो चलेगा। तो लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा तो सोलर में हम फिर दोबारा से देखेंगे गर्मियों में कि सोलर का रुझान जो है वो बढ़ेगा। मगर फिलहाल आप देखेंगे 8 हिजला की फेस्को कंपनी है और इसमें हम कह रहे थे कि सोलर पर लोग जा रहे हैं। अब्दुल्लापुर डिवीज़न जो है ये तमाम पोश इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसमें मदीना टाउन वो सारे। अब्दुल्लापुर डिवीज़न में तकरीबन जो है वो 10,000 के करीब लोग सोलर पर शिफ्ट हो चुके हैं। उस डिवीज़न के तमाम इलाकों में लोग नेट अफोर्ड करते हैं। नेट मीटर, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि लोग उधर अफोर्ड करते हैं और अफोर्ड करने के बावजूद भी महज एक 10,000, जहाँ लाखों कंज्यूमर्स हैं, 10,000 लोग जो हैं वो नेट मीटरिंग करवा रहे हैं। तो लोगों को जो है वो सहूलत फराहम करने के हवाले से एक जामिया मनसूबाबंदी करना होगी। इतना बड़ा पावर सेक्टर है, 8 हिजला की कंपनी है, जो 53 लाख हैं कंज्यूमर्स की तादाद है। तो इन कंज्यूमर्स को आइंदा मौसम गर्मा में किस तरह से बिजली सेल की जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे मतलब गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी जो है अब वो मुरतब की है, क्योंकि सोलर के हवाले से जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं, अगर यूनिट सस्ता नहीं होगा तो फिर ये सोलर कंज्यूमर्स पर सख्तियां मजीद बढ़ाई जाएंगी। इनका जो पैदा करदा यूनिट है उसकी कीमत इतनी कम कर दी जाएगी कि लोग ये कहेंगे कि सोलर लगवाने से बेहतर है कि अब हम जो है वो वापडा की बिजली ही इस्तेमाल करें। अच्छा, आपको याद होगा साल 2002 या 3 में जब नए नए केबल नेटवर्क्स आए थे तो उनकी उस वक्त फीस जो है वो 1,000-2,000 हुआ करती थी। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आज का दिन है कि 200 रुपये फीस पर मंथ होती है। हालांकि प्रोडक्ट्स सर्विसेज टाइम के साथ महंगी होती हैं, सस्ती नहीं होती। वो इसी वजह से हुआ कि उनके कंपेटिटर्स बहुत आ गए, केबल नेटवर्क्स बहुत सारी आ गई और बहुत सारी ऑप्शंस थी आपके पास, कोई भी केबल आपको उठा के लगा सकते हैं। तो यही वजह थी कि सबने अपने रेट्स गिरा दिए और यही हुआ हमारे नेटवर्क्स के साथ। 7-8 हज़ार रुपए की सिम जो है वो आज 200 रुपए में मिल रही होती है। यही वजह है कि उसकी बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं और बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस हैं, जिसकी वजह से उसकी प्राइस भी कम हुई है। टाइम के साथ बढ़ी नहीं है, कम हुई है। तो मेरे ख्याल में अगर बिजली आपने सस्ती करनी है, और यही स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है पूरी दुनिया के अंदर कि बिजली सस्ती की जाती है, वो इस वजह से की जाती है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती हैं आपको बिजली ऑफर करने वाली। कोई आपको ऑफर कर रही होती है आप ये बिजली हमारे इस्तेमाल करें, उसके साथ ये ऑफर है, इतने यूनिट्स आपको फ्री दिए जाएंगे। तो क्यों जिसे कहते हैं ना कि तकसीमकार कंपनियां सांप बनकर बैठी हुई हैं और कोई दूसरी कंपनी को भी पैदा नहीं होने देती हैं और सार्फिन का खून चूसे चले जा रहे हैं यूनिट्स की मद में। क्यों ऐसा होता है कि ये बेसिक फैसिलिटी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लग्जरी लाइफ दे रहे हैं बिजली देकर, ये बुनियादी सहूलत है जो कि हर मुल्क अपनी आवाम को दे रहा होता है। तो इससे भी लोगों को महरूम किया जा रहा है। को आने वाले दिनों में कोई स्ट्रेटेजी नजर आ रही है कि जनवरी फरवरी तक कोई पर यूनिट कॉस्ट नीचे आएगी?
ये भाट साहब आने वाले दिनों में बिजली की कीमतों में कमी तो नजर आ रही है, लेकिन इतनी कमी नजर नहीं आ रही कि जिससे लोगों को रिलीफ अच्छा खासा मिल सके। हम देखेंगे कि मौसम गर्मा से कबल और या मौसम गर्मा तक 3-4 रुपये अगर यूनिट कम हो जाता है तो उससे भी लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा। एक बड़ी कमी अगर गवर्नमेंट करेगी तो फिर जाके लोगों को कहीं रिलीफ मिल सकेगा। आप देखिए कि एक डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है वो गर्मियों में उसका एवरेज बिल जो है वो 25 से 40 हज़ार रुपये तक कंज्यूमर्स को रिसीव हुआ है। तो इतना बिल जो है वो लोगों की जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं लोग, उनकी जो सैलरीज पैकेज हैं वो इतने नहीं हैं जितने लोगों के बिजली के बिल उनको मिल रहे थे। तो उससे जारी बात है फिर लोग जो हैं वो अपने घरों की अशिया फरोख्त करेंगे। हम रोजाना की बुनियाद पर फेस्को के जो दफातर हैं वहाँ पर लोगों के प्रॉब्लम्स मसाइल देखते हैं। तो इस तरह के व्हाट्सएप वाकयात देखे हैं साल 2024 में कि जो बयान नहीं किए जा सकते, जो है लोग अपने घरों की अशियाँ फरोख्त करके बिजली के बिल जमा करवा रहे थे। तो इसमें सबसे पहले बिजली की तकसीमकार कंपनीज को ये समझना होगा, उनके अफसरान को ये समझना होगा कि वो जस्ट एक बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर्स हैं कि उन्होंने बिजली जो है वो कंज्यूमर्स तक पहुँचानी है और उसका बिल जो है वो वसूल करना है, ना कि उन्होंने एक माफिया की शक्ल में जो है वो लोगों के जो मसाइल हैं उनको बढ़ाना है और लोगों को जो बिजली से मुतल्लिका शिकायत हैं उनको मजीद बढ़ाना है। तो इस तरह लोग कंफ्यूज होंगे, लोग आपकी बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और सवाल ये पैदा होता है अवैस कि हम महंगी बिजली खरीद रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हमें महंगी बिजली दे दें, सबसे महंगी बिजली दे दें, लेकिन हमें उस हिसाब से सर्विसेज भी तो देना। हमारा सर्विसेज ही नहीं होती, बिजली जाती है 8-8 घंटे के लिए, बिजली वापस ही नहीं है और मेंटेनेंस के नाम पर बिजली बंद कर दी जाती है। जब बिजली चली जाए आप कंप्लेन के ऊपर कॉल करें, पहले एक दौर होता था आपकी कंप्लेन नंबर ये है, आप ये फोन करके पता कर सकते हैं आपकी कंप्लेन, अब वो कंप्लेन नंबर भी नहीं मिलता, एसडीओ फोन नहीं पिक करते। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है जिस पर मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस मुझे बताइएगा, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे सहूलियात के हवाले से, महंगी बिजली दें हमें लेकिन हमें सहूलियात भी दें, अगर सहूलियात नहीं दे सकते तो कम से कम बिजली सस्ती करें। सहूलियात जो हैं वो 10 रुपये पर यूनिट कॉस्ट वाली हैं और हमसे बिजली जो चार्ज की जा रही है वो 50-60 रुपये फी यूनिट कॉस्ट की जा रही होती है। तो इतना डिफरेंस क्यों है सर्विसेज में और सहूलियात में? बिल्कुल भाट साहब, ये कंपनीज की सर्विसेज और सहूलियात में बहुत बड़ा जो है वो फ़र्क दिखाई देता है। बिजली के बिल वसूल करने में फेस्को हर हद तक पहुंच जाता है और लोगों को जो प्रॉब्लम्स है उसको बढ़ाता है। 2 माह के बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिया जाता है और रिकवरियाँ हर सूरत की जाती हैं, मगर उसके बरक्स जो है वो फेस्को लोगों को सहूलियात फराहम करने में सुस्त रवि का शिकार है। और मौजूदा जो फेस्को का आला अफसरान का जो इस वक्त एक मैनेजमेंट है उससे जो है वो फैसलाबाद के जो सार्फिन हैं, बिजली सार्फिन, वो उससे मुतमईन नहीं है। बिलखसूस जो ताजर तबका है उनके जो मसाइल हैं, बिजली बंद हो जाती है तो जो प्राइवेट आपका ट्रांसफार्मर होता है उसकी रिपेयर के लिए फेस्को की ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप उस वक्त अंदाज से जो है वो लोगों के ट्रांसफार्मर रिपेयर करके उनको फ्राहम नहीं करती। अब होता यह है कि उससे फिर लोग अपनी प्राइवेट रिपेयरिंग करते हैं तो फेस्को फिर प्राइवेट रिपेयरिंग करने पर मुकदमात दर्ज करवाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि रिकवरी की बुनियाद पर फेस्को इतनी बड़ी कंपनी है, अगर किसी कमर्शियल प्लाजे का, किसी फैक्ट्री का प्राइवेट ट्रांसफार्मर ख़राब होता है तो कितनी देर में फेस्को जो है वो उसको रिपेयर करके वापस फराहम करती है। अगर 2 दिन भी ट्रांसफार्मर 3 दिन ना मिले किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को तो उसका कितना नुकसान हो जाता है, उसका लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो फेस्को फिर करता ये है, फेस्को का अमला उसको बरवक्त जो है अब वो प्राइवेट फेस्को की जो ट्रांसफार्मर रिक्लेमेशन वर्कशॉप है या दीगर फेस्को की जो वर्कशॉपें हैं वो उसको उसी वक्त रिपेयर करके वापस नहीं दे पाती, तो उससे जो है वो प्राइवेट रिपेयरिंग को फ़रोग़ दिया जाता है। तो इस पर फेस्को के जो अफसरान हैं उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ सिंगल कंप्लेंट जो है, यानी अगर किसी के घर के मीटर में खराबी आ जाती है तो सिंगल कंप्लेंट के हल में फेस्को जो है मैं समझता हूं कि मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनीज में सबसे पीछे है। एक कंज्यूमर का अगर मीटर खराब हो जाता है तो उसको 3-3, 4-4 दिन अपना मीटर से बिजली बहाल करवाने में लग जाते हैं। प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन आप हायर नहीं कर सकते, फेस्को कहता है वो प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन पर मुकदमा दर्ज होगा। तो ये सख्तियां अगर आप कर रहे हैं तो एक कंज्यूमर का जब मीटर खराब हो जाता है, एक सिंगल कंप्लेंट है, उसको आप बर वक्त क्यों नहीं हल कर पाते? तो इस पर जो फेस्को हेडक्वार्टर के अफसरान हैं उनको जो है इस मामले पर तवज्जो देनी होगी। स्टाफ का शॉर्टेज आवाम का मसला नहीं है, आवाम का मसला बिजली के बिल देना है, वो देते हैं,
स्टाफ का शॉर्टेज जो मौजूदा फेस्को चीफ हैं, जो मौजूदा आला अफसरान हैं, उनका मसला है। वो लोगों से बिल वसूल करते हैं, वो लोगों पर सख्तियां करते हैं, वो लोगों के कनेक्शन कटवाते हैं। तो उनका मसला है कि वो अपना जो स्टाफ है उसको पूरा करें, लोगों के मसाइल भी आप हल करवाएं। आप लोगों के मसाइल हल करवाने में सुस्त रवि का शिकार हैं। हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर्स जो हैं, अभी तक 2 फेज ट्रांसफार्मर्स फैसलाबाद शहर के बेशतर इलाकों में 2 फेज ट्रांसफार्मर्स चल रहे हैं, जो कि बार बार लो वोल्टेज के उससे मसाइल पैदा होते हैं। लो वोल्टेज के मसाइल के साथ साथ वो बार बार खराबी का बायस बनते हैं, तो लोगों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के मसाइल, और प्रोडाटा ये भी अवाम का मसला नहीं है। देखें, एक आम शहरी को प्रोडाटा से मतलब कोई इल्म नहीं है, तो फेस्को प्रोडाटा से जो बिलिंग करता है उससे किसी माह कम यूनिट कर दिए जाते हैं, किसी माह ज्यादा यूनिट कर दिए जाते हैं। लोग पहले कंफ्यूज हैं, तो लोग समझते हैं कि फेस्को जो है वो हम पे ओवर बिलिंग कर रहा है। ये भी फेस्को के आला अफसरान का मसला है, आम लोगों का मसला नहीं है। ये लोगों का मसला नहीं है कि आपने किसी माह कम यूनिट चार्ज किए हैं और किसी माह ज्यादा यूनिट चार्ज किए हैं। लोग जो हैं उनको सिर्फ ये है कि हमारे हर माह जितने यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हमें बिजली का बिल जो है अब वो भेजा जाए। लेकिन बदकिस्मती से फेस्को के जो इस वक्त आला अफसरान है, इस तरह के जो मसाइल हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, और लोगों के मसाइल जो हैं वो उस अंदाज से हल नहीं हो पा रहे। लोगों को जो है वो अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर ये हदायत तो जारी की जाती हैं कि रिकवरी से मुतल्लिक सख्तियां बढ़ाई जाएं, बढ़ाई जाएं, और लोगों से बिजली के बिल, अगर किसी ने बिजली का बिल एक कनेक्शन कंज्यूमर का कट चुका है, यानी अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर का बिल ना देने पर उनका अगर कनेक्शन मुनक़ता हो चुका है, तो उनके नाम अगर कोई और मीटर लगा है तो वो भी मुनक़ता करना है। और इसके साथ साथ अगर आपने बिल देना है, आप अंडरलिस्ट हैं, तो आपका जो पासपोर्ट है वो भी सील होगा। इस पर फेस्को जो है वो नादरा और दफातर से डाटा भी लेता है। तो ये तमाम तर सख्तियाँ डिफ़ाल्टर्स के अगेंस्ट फेस्को कर तो रहा है, लेकिन इसके इवज़ जो फैसिलिटीज़, जो सहूलियात लोगों को फराहम करनी है, उसमें फेस्को सुस्त रवि का शिकार दिखाई देता है। और फिर कहता है हमारे पास स्टाफ मौजूद नहीं है, और जो कम स्टाफ है उससे ज़्यादा काम लेने की कोशिश करते हैं। अब एक लैंड माइन से अगर आप डबल ड्यूटी लेंगे तो फैटल इंसिडेंट्स ही होंगे। अगर इस तरह से लाइनमैनों की बात के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार फेस्को है क्या? इस वक्त फेस्को के आला अफसरान हैं कि वो कम स्टाफ से डबल ड्यूटी। शरह क्या है, कितनी अमात खुदा खास्ता हो जाती हैं साल भर में ये जो बिजली के काम करते के दौरान? बट साहब जो तो फेस्को के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक तो हर साल जो हैं वो 4 से 6 लाइनमैन करंट लगने से जो है वो अब ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जो फेस्को छुपाता है, उनको डॉक्यूमेंटेड रखता है, उनको छुपाता है। लेकिन नेपरा की जानिब से जो फैटल इंसिडेंट्स फेस्को में हो रहे हैं उन पर तशवीश का इजहार किया गया है। तो नेपरा ने दीगर कंपनीज की निस्बत जो फेस्को में इस तरह के करंट लगने के वाकयात हैं उन पर 12 मरतबा जो है वो इनको नोटिस भी भेजे हैं, और नेपरा ने बाकायदा तौर पर इस पर एक कमेटी भी बनाई है कि इस बात का जायजा लिया जाए कि फेस्को में इस तरह के जो करंट लगने के नाखुशगवार वाकयात हैं ये इनकी तादाद में इतना क्यों इजाफा हो रहा है। क्या इससे मुतल्लिक फेस्को जो है वो इक़दामात नहीं कर पाता? क्या फेस्को के जो आला अफसरान हैं इसको समझते हैं कि अगर किसी की जान चली जाए क्या ये इतना बड़ा कोई हादसा नहीं है? एक लाइनमैन जो अहम किरदार अदा करता है वो सार्फिन तक बिजली फराहम करने में किरदार अदा करता है, और लोगों के मसाइल जो है वो एक लाइनमैन ही हल करता है। और आप देखें कि कितनी बदकिस्मती की बात है कि लाइन स्टाफ ही फेस्को पूरा नहीं कर पा रहा। 53 लाख कंज्यूमर्स के जो मसाइल हल करने वाला लाइन स्टाफ है, लाइनमैन है, उनको सहूलत नहीं फेस्को दे पा रहा। बकेट क्रेनों का मसला फेस्को ने लटकाया हुआ है, कभी टेंडर हो जाता है, कभी टेंडर कैंसिल हो जाता है। ये सिलसिला जो है पिछले 6-7 साल से जारी है। टेंडर हो गया जी बकेट क्रेनों का, फिर उसके बाद कैंसिल हो जाता है, फिर कोई ना कोई मसाइल, ये तमाम तर मसाइल फेस्को के अफसरान की जानिब से मैं समझता हूँ रुकावटें इसमें पैदा की जाती हैं। आप क्यों नहीं उसके हवाले से रोल प्ले कर रहे कि आप एक लाइनमैन को बकेट क्रेन खरीद के दें जो करंट फ्री होती है, जिसमें बैठ के लाइनमैन आसानी बिजली की तारों पर काम कर सकता है। लेकिन ये इसी तरह ग्लव्स की भी शॉर्टेज रहती है इनको, वो जो ग्लव्स हाथ में पहन के लोग कर रहे होते हैं काम, वो प्रोटेक्शन ग्लव्स होते हैं। बिल्कुल, उनको जो ग्लव्स हैं फेस्को तो खैर इसके दावे करता है कि उनको बहुत जदीद आलात और सामान फराहम किया जा रहा है। लेकिन हम फील्ड में देखते हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उनके पास जो सामान मौजूद होता है, जो शूज़ होते हैं, जो ग्लव्स होते हैं, वो इस पाए के नहीं होते कि आप बिजली की तारों पर काम कर सके। तो ये मसाइल जो हैं ये इन्हीं जो मौजूदा अफसरान हैं इन्होंने इन मसाइल को हल करवाना है।
ना कि इन मसाइल को छुपाना है और अपने जो मुबैना तौर पर मफादात हैं, जो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बहुत से मफादात हैं, उनको पूरा करना है। तो इस तरह के मसाइल आपको हल करना पड़ेंगे। अगर आप हल नहीं करेंगे तो इसके कोई बेहतर नताइज सामने नहीं आएंगे, जो कि आप देख सकते हैं सब डिवीज़न दफातर में कि लाइन स्टाफ को किस तरह। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हेल्थ सेगमेंट की तरफ। तो हम हेल्थ सेगमेंट जरूर अपने शो के अंदर इंक्लूड करते हैं, इसका हिस्सा बनाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपने फिट रहना है, आपने स्मार्ट रहना है, और फिट रहने के लिए, मोटापे से बचने के लिए कोई ना कोई ऐसी हेल्थ आपको हम देते हैं जो आप घर के ऊपर भी अप्लाई करते हुए फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, स्मार्ट रह सकते हैं। तो हेल्थ टिप, आज की हेल्थ टिप क्या होगी वो जानते हैं। सर मौजूद थे जो कि हमें गाइड कर रहे थे कि किस तरीके से हेल्थ टिप क्या होती है और किस तरीके से आपने अपने आप को फिट रखना है। और मैं समझता हूं कि नवाज बाजवा साहब एक ऐसे मंझे हुए बॉडी बिल्डर हैं कि जो ना सिर्फ बॉडी बिल्डर हैं बल्कि इसके साथ साथ फिटनेस फ्रीक भी हैं। तो वो आपको जो टिप्स देते हैं वो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही हेल्पफुल होती है टू स्टे फिट, टू स्टे हेल्दी। आगे बढ़ाते हैं, प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। और आज हमारे बड़े ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ आपको करवाने से पहले बता दूं कि आजकल के बच्चे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के अंदर जो है वो बिल्कुल खुबे हुए नजर आते हैं, बिल्कुल डूबे हुए होते हैं। या तो वो सोशल मीडिया के ऊपर कार्टून्स देख रहे होते हैं, स्टोरीज देख रहे होते हैं, या फिर वो मुख्तलिफ गेम्स खेल रहे होते हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, या फिर वो कुछ वैसे ही ट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों को सोशल मीडिया से निकालने के लिए कुछ अल्टरनेट, कुछ मुतबादिल देना चाहिए, और मुतबादिल कुछ इतना स्ट्रांग हो कि बच्चे जो है सोशल मीडिया की तरफ ना जा सके। सोशल मीडिया रखें, फॉर गुड पर्पज रखें, लेकिन उसको अपनी जिंदगी का, अपने दिन का कुछ पोर्शन दें, लेकिन ज्यादा पोर्शन आपका जो है वो किसी और तरफ होना चाहिए। आपका रुझान, आपका ध्यान किसी और तरफ होना चाहिए। और मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और यही वजह है कि आजकल ही हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं, ऐसी मिसालें, ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती हैं जो ना सिर्फ सोशल मीडिया से दूर हैं बल्कि इसके साथ साथ वो एक इतना अच्छा फिटनेस का काम कर रहे हैं बच्चे कि उसकी मिसाल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। वो पाकिस्तान से बाहर रहकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज हमारे साथ बड़े ही स्पेशल बच्चे, बड़े ही स्पेशल प्लेयर मौजूद हैं। उनका तारुफ आपको करवाऊंगा, उसके बाद उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी उर्दू वो कम समझते हैं लेकिन बोल कम पाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक अच्छा इंटरेक्शन हो सके। तो उनका पहले तारुफ आपको करवाता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद इकबाल, जो कि अंडर 16 क्रिकेट प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के, जो कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में विराजमान है। दाऊद इकबाल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये प्लेयर नजर आए माशाल्लाह, ये अंडर 16 प्लेयर हैं माशाल्लाह साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के। यू आर अ प्राउड ऑफ पाकिस्तान, आई वुड से। आपने अंडर 16 में वहां पर सिलेक्ट होने के बाद ना सिर्फ अपने लिए करियर अच्छा बनाया बल्कि पाकिस्तान को भी आपने प्राउड किया है। हाउ डिड यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन? आपको आपका अपना शौक था या आपके पापा कहते थे कि? अपनी शौक था, खुद जाना चाहते थे? जी। कब से? 3 साल से। जब मैं 3 साल उस टाइम से खेलता हूँ। 3-4 साल से क्रिकेट खेलने का शौक था। अच्छा, कौन से प्लेयर को फैंटेसाइज करते हैं? आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? एज ए बॉलर मेरा फेवरेट प्लेयर कुलदीप यादव है, जो इंडिया के लिए खेलता है। बैट्समैन जो साउथ अफ्रीका के लिए खेलता है वो क्विंटन डी कॉक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप, मुझे लगता है बॉलर है, लेग स्पिनर है जी। और लेग स्पिनर बड़े कम लोग होते हैं। लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर। लेफ्ट, हाँ, बड़े कम लोग होते हैं जी। हाउ डिड यू मैनेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस क्रिकेट? क्या आपने बड़ा मुश्किल लगा या इजी था? मेरे लिए इजी था। अच्छा, क्योंकि शौक था हमेशा से। जी। तो प्रैक्टिस कितनी करते हैं दिन में? जब टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस करता हूँ। तो प्रैक्टिस करते हैं, घंटा, कोच 2 भी घंटे। रखे हैं? जी। अच्छा, तो आप साउथ अफ्रीका की टीम में सिलेक्ट कैसे हुए? ये जरा हमारे साथ स्टोरी शेयर करें। जी। मैं स्कूल में मैचेस बहुत खेलता हूँ ना, स्कूल में। तो एक दिन जब मैं मैच खेला था ना, एक कोच वैसा आके देख रहा था मैच, उसने मुझे खेलने देखा तो फिर वो हैरान हो गया, क्योंकि उसको पता है कि इस टैलेंट बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो इस बॉलिंग को कर सकता है। चाइनामैन, लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म? हाँ। तो फिर उसने मुझे बुलाया और उसने बोला मेरे साथ ट्रेनिंग करेगा। मैं उस टाइम 10 साल का था। 10 साल का, यानी आज से 3 साल पहले? जी। नो, मैं 11 था, 11 साल के। हाँ। उसने बोला
इंशाल्लाह मेरा सर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा और इंशाल्लाह मैं अंडर 16 में सेलेक्ट होके अंडर 19 तो फिर इंशाल्लाह इंटरनेशनल में, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना अंडर 16 में सेलेक्टेड हो गया। अंडर 16 में सेलेक्ट हुआ, तो व्हाट वाज द फीलिंग, कैसा लगा जो सेलेक्ट हो गया, और दिस इज द ड्रीम, या ड्रीम इससे भी बड़ा है? मैं बहुत खुश था और मैं हॉल बनाना चाहता था। अच्छा, हॉल बनाना चाहते थे, माशाल्लाह। इनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आसिफ नजीर साहब, जो कि दाऊद इकबाल के मामू भी हैं, उनसे भी थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। आसिफ भाई मुझे ये बताइएगा, बच्चे आजकल जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंडल्ज हो चुके हैं, और बच्चों को वहां से निकालने के लिए, और ये 13 साल की एज होती है, परफेक्ट एज होती है कि जिसमें बच्चे को अपना कोई ना कोई प्रोफेशन जो है चूज करना होता है। तो मुझे लगता है दाऊद ने जबरदस्त प्रोफेशन चूज किया अपना, जिसमें वो ना सिर्फ खुद फिट रह रहा है, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहा है। तो ये कैसे बच्चे आते हैं, इस तरह के बच्चों की तरबियत कैसे की जा सकती है, हमें भी मशवरा दें। सर ये एक तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है, ये एक पाकिस्तानी ज़ा है, तो नंबर 2 ये अर्ली एज में जो है ना ये माशाल्लाह अंडर 16 में सेलेक्ट हो गया है जो साउथ अफ्रीका की टीम के लिए, तो ये फैमिली के लिए तो बहुत खुशी की बात है। फैमिली के लिए क्या, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए खुशी की बात है कि पाकिस्तान का एक बच्चा, वो कहते होंगे जब अंडर 16 में वो पाकिस्तानी बच्चे को बुलाओगे ना वो फैसलाबाद का, तो मुझे लगता है पाकिस्तान ऑन टॉप ऑफ दैट फैसलाबाद के लिए प्राउड है कि फैसलाबाद का बच्चा जो है दाऊद वहां पे सिलेक्ट हुआ है और वहां पर साउथ अफ्रीका की टीम के अंदर खेल रहा है। तो ये वाकई में हकीकी तौर पर बहुत बड़ा प्राउड, बहुत बड़ा फख्र है, एंड वी आर ब्लेस्ड इनफ टू हैव दाऊद इन आवर शो। दाऊद से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, मजे मजे की बातें करेंगे, लेकिन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ दाऊद इकबाल मौजूद हैं, अंडर 16 क्रिकेट प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका टीम के, क्रिकेट टीम के। तो मुझे लगता है कि ही इज प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ फैसलाबाद, कि आज ये अगर अंडर 16 में वहां पर खेल रहे हैं तो ये फैसलाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने वालिदैन का बल्कि इसके साथ साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी। जब इनको बुलाया जाता होगा दाऊद इकबाल आए फ्रॉम पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम जो है वो फख्र से बुलंद हो जाता है। तो दाऊद मुझे ये बताएगा कि चिल्ड्रन ऑफ योर एज, आपकी एज के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर गेम्स खेलते हैं, कार्टून्स देखते हैं, स्टोरीज पसंद है उनको। आपको क्रिकेट कैसे पसंद आ गया? आपके दोस्तों ने नहीं आपको कहा कि आके आओ जी वीडियो गेम खेलते हैं? मेरा अंकल जो है ना ग्राउंड बहुत जाता था ना, तो फिर मुझे भी साथ लेके जाता था, तो फिर मेरा भी शौक हो गया जब मैं उसको खेलने देखा, तो फिर उस टाइम मैं शुरू हो गया खेलना था। नहीं तो आपके दोस्तों ने आपको नहीं कहा क्या होगा वीडियो गेम खेलते हैं? वो भी बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं जी। आपको नहीं कहा उन्होंने कभी? जी आपको नहीं उन्होंने कहा ऑफर की कि आ जाओ आप भी खेलो? ऑफर करते, लेकिन कभी कभी हाँ होते हैं, कभी कभी नहीं। लेकिन शौक नहीं है इतना? है थोड़ा शौक है। कौन सी गेम्स खेलते हो? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। वीडियो गेम में भी क्रिकेट खेलते हैं, तो माशाल्लाह ये एक टैलेंट है। लेग स्पिन करना कैसे, मतलब स्टार्टिंग से खुद ही ऑटोमेटिकली लेफ्ट से करते थे या पापा ने कहा या कोच ने कहा कि लेफ्ट से करो? मैं वैसे क्रिकेट वीडियोस देखा था ना, तो फिर मैंने लेग स्पिन देखा। मैं लिखने भी लेफ्ट हैंडर हूँ, तो फिर मैंने भी लेफ्ट हैंड स्टार्ट किया। मैं ऐसे करता था बार, तो फिर हो गया, काम शुरू हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया जी। अच्छा, तो आपके गोल्स क्या है, आपका टारगेट क्या है, क्या सबसे बड़ा ड्रीम क्या है आपका, क्या बनना चाहते हो? एक दिन मैं अपने कंट्री को रोशन करूंगा स्टेज में खेल के। वाओ, जबरदस्त, दैट्स अ क्लैपिंग फॉर हिम। उसने कहा जी मैं एक दिन अपनी कंट्री को जो है वो रिप्रेजेंट करूंगा। देखें उसका आज 13 साल की उम्र में भी वो एम्बिशन और टारगेट ये रखता है कि उसने अपनी कंट्री को, अपने मुल्क पाकिस्तान को जो है उसका नाम फख्र से जो है बुलंद करना है। कल को जब बड़े क्रिकेटर बन जाओगे ना तो मुझे याद रखना। शिराज भट्ट ने आपका इंटरव्यू किया था और फिर मैं ये इंटरव्यू उठा के जो अपने पेजेस के ऊपर भी लगाऊंगा इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह इट्स अ वेरी वेरी प्लेजर टू हैव यू। और आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी जो वीडियोस चल रही हैं और उसमें दाऊद जो है प्रैक्टिस करता दिखाई दे रहा है लेफ्ट आर्म से, और बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग एक पूरी एक जिसे कहते हैं ना कि स्टडी है दाऊद के बच्चे जो हैं वो किस तरीके से, ना सिर्फ सोशल मीडिया, हम बड़ा कंप्लेन करते हैं जी सोशल मीडिया का दौर है, बच्चों को कैसे रोकें जी। बच्चों को ऐसे रोका जा सकता है, बच्चों को उनको अच्छा एक अल्टरनेट शौक दें
जब तक आप बच्चों को अल्टरनेट अच्छा शौक नहीं देंगे तो बच्चों को तो सिर्फ सोशल मीडिया ही नजर आएगा या फिर वीडियो गेम्स नजर आएंगी। तो मेरे ख्याल में इस बात से आप इत्तेफाक कर। जी मैं एग्री विद यू। तो बाकी ये है कि ये मेरा जो देखता हूँ इसकी मैं वीडियो वगैरह, मुझे यकीन नहीं होता ये मेरा जो है ना बांजा जो है ये हाई लेवल पे जो है ना इसकी जो है और इतनी सी उम्र है। अब ये मुझे ये बताओ दाऊद कि आप कितने बहन भाई हो? मेरा एक भाई है और 4 बहन है। एक भाई आपके अलावा है, यानी 2 भाई है और 4 बहन है। और वो जो भाई है वो आपसे बड़ा है छोटा है? छोटा है अभी, तो आप बड़े भाई हो यानी। तो मुझे लगता है कि बड़े भाई होने के नाते जो है वो दाऊद ने एग्जाम्पल सेट किया अगले भाई के लिए भी। मेरे ख्याल में आसिफ साहब इससे आप एग्री करेंगे, अगर एक बड़ा भाई अच्छी फील्ड सिलेक्ट कर लेता है, अच्छा प्रोफेशन सिलेक्ट कर लेता है, तो छोटा भाई ऑटोमेटिकली अच्छे प्रोफेशन में जाता ही जाता है। जी बट साहब अगर देखें, अगर बस हम इसका कज़न वगैरह भी इसको फॉलो करेंगे, माशाल्लाह इसका नाम है, जब से पाकिस्तान आया है जो है ना इसके कज़न वगैरह इसके साथ जो है ना सेल्फियाँ बना रहे हैं, तो इसको कहते हैं आओ हमारे साथ क्रिकेट खेलो। ये अप्रिशिएट है, इंशाल्लाह उम्मीद है इसके कज़न वगैरह भी इसको फॉलो करेंगे। तो आसिफ साहब ये बताएगा कि आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं, मतलब आपकी क्या मसरूफियत होती है? सर बेसिकली मैं एक्सपोर्टर हूँ। अच्छा। मेरी फर्म ने भी सोफन इंटरनेशनल, तो कार्टन मेड ऑफ वगैरह, शॉपिंग बैग, कार्टन शॉपिंग बैग, एप्रन, ओवन मिटन वगैरह जो भी फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, तो जो फैसलाबाद है ना वो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है। जो भी इधर से लूम में कपड़ा निकलता है कॉटन, उसी को हम यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं हम फैसलाबाद का अपनी सिटी का जो है ना जो भी इसका रॉ मटेरियल बनता है उसी को इस्तेमाल करें, उसी को करें। कौन कौन सी कंट्री को डील कर रहे हैं? तो सर नेशनल वाइज इंटरनेशनल वाइज भी करते हैं हम लोग, ज़्यादातर USA है, यूरोपियन कंट्रीज से ज़्यादा हमारा जो है ना हमारा बिजनेस है, तो अल्लाह का शुक्र है अच्छी एक्सपोर्ट जा रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हमारे साथ एक नन्ना अंडर 16 प्लेयर बैठा हुआ है दाऊद इकबाल, उससे थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हैं। दाऊद मुझे बताओ कि कभी ऐसा लगा कि दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर मी, लाइक 3 साल में कभी ऐसा लगा यार मुश्किल काम है बड़ा? जी लगा जब मैं मैचेस हारा है मेरा वजह से, तो फिर कभी कभी होता है, कभी कभी लगता है जी। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद दिल करता है खेलने का। अच्छा ये बताओ कि वहाँ साउथ अफ्रीका में टीम जब सिलेक्ट हुए तो वहां पर यू आर द ओनली वन जो किसी आउट ऑफ कंट्री से है, अफ्रीका से अलग से है, या और भी वहां पर इंडियन और पाकिस्तानी और भी हैं? कोई और भी है लेकिन मैंने नहीं देखा, लेकिन और भी होगा। टीम के अंदर कोई इंडियन भी है? कौन सा टीम जो आपकी अंडर 16 जो टीम है नहीं। उसमें इंडियन भी है या किसी और मुल्क से भी कोई है? नहीं। आप पाकिस्तानी हो सिर्फ? अच्छा, बाकी सारे अफ्रीकन है। और जब मैं ट्रायल्स में गया था सिर्फ मैं ही वो लेग स्पिनर था, कोई और लेग स्पिनर है ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर। तो आप लेग स्पिनर हो, आप बॉलर हो बेसिकली? आप क्रिकेट बैटिंग भी कर लेते हो? जी, ओपनर। वाओ, ओपनर भी हैं और साथ बॉलर भी हैं, लेकिन जो इनका मुझे लगता है कि जो इनकी जो चीज सबसे यूनिक करती है इनको और इनको मुमताज करती है बाकी प्लेयर से, वो है इनकी लेग स्पिनिंग, जो ये लेफ्ट आर्म से स्पिन करते हैं, और ये सबसे मुनफरिद चीज है। और मुझे लगता है ये बड़े कम लोग हैं जो लेफ्ट स्पिन करते हैं, कम है ना? अच्छा मुझे ये बताएं कि क्रिकेट के अलावा क्या क्या शौक है आपको? क्रिकेट के अलावा कोई शौक नहीं है? वीडियो गेम भी खेलते हैं तो मेरे ख्याल क्रिकेट की खेलते हैं सिर्फ, कोई और भी गेम्स भी खेलते हैं? और भी खेल लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान कितनी दफा आए हो? मेरा चौथी दफा। और हर छुट्टियों में आते हो? जी। अब मम्मा पापा के साथ आते हो या अकेले आते हो? मामा के साथ आता हूं। साथ आते हो। अच्छा ये बताओ कि पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेलने का शौक है, यहाँ पर आके खेलते हो या वहीं पर खेलते हो? यहाँ पर आके सिर्फ छुट्टी एंजॉय करते? शौक है क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे फुटबॉल चलता है। अच्छा, सही। तो यहाँ पर मैचेस वगैरह खेले हैं कोई बच्चों के साथ? हाँ। कहाँ? मैं ग्राउंड किया अब दूसरी कजन के साथ। अच्छा, अपनी किट साथ लेके आते हो या नहीं इधर से? किट भी यहाँ से खरीदते, ठीक है। अच्छा मुझे आपसे सब ये बताएगा कि बच्चों के लिए एक ऐसा पैगाम, हमारे देखने वाले बच्चों के लिए, कि वो आपके भांजे की तरह क्रिकेट में आए, फुटबॉल्स में जाएं, मुख्तलिफ प्रोफेशंस चूज करें जिसके अंदर एक दिल को तस्कीन होती है ऐसे बच्चे देख के ना। एक दिल को लगता है कि यार दिस इज द राइट किड,
हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह फिटनेस फ्रीक बने, अच्छी चीजों के लिए टाइम निकाले। अब वो बता रहे हैं मेरा शौक ही क्रिकेट है, मैं मतलब खेलता ही क्रिकेट हूँ, इसके अलावा मुझे और कोई वीडियो गेम भी खेलता हूँ तो उसमें मुझे क्रिकेट ज्यादा पसंद है। तो एक पैगाम दे दीजिएगा हमारे वालिदैन को जो फैसलाबाद के देख रहे हैं, उनके बच्चे भी कुछ करना चाहते हों भी, लेकिन माँ बाप जो है उनको फ्री हैंड दे देते हैं, तो बच्चे को फिर इजी एक्सेस जो है वो वीडियो गेम्स नजर आता है, कंप्यूटर नजर आता है। देखिए सर, ये देखें, ये तो अपने बच्चे को आपने खुद फोकस करना है। जब वो स्टार्ट से लेकर एंड तक भी चल जाए ना, वालिदैन की दोनों की जो है ना वो जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को उसको देखें, उसकी फीलिंग को देखें, उसके शौक, उसके हॉबी को देखें, उसके साथ फ्रेंडली माहौल जो है ना बनाएं, ताकि जो है ना वो आपको एज ए दोस्त जो है ना एवरी चीज़ आपके साथ शेयर करें। लेकिन मैं देखता हूँ इनके जो है बाप, उसके वालिदैन वगैरह जो है वो इसको काफ़ी, इसको जो है ना हर बात को ना डीपली लेते हैं, इसके शौक भी देखते हैं, इसको पूरे भी करते हैं। लेकिन मुझे इसकी वालदा बता रही थी, जब जो है ना जो भी पाकिस्तानी टीम्स आती है ना उधर इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए, तो देखें वालिदैन जो है ना उनको हलाल फूड जो है ना उधर इशू बहुत है साउथ अफ्रीका में। वो पूरी टीम्स आती है इनके घर, तो उनको ट्रेडिशनल खाने वगैरह, दाल चावल हो गए, बिरयानी होगी, उधर जो है ना वो नहीं मिलते, तो वो ये इनको बना के शौक है ना इनकी वालिदैन का, वो उनको हलाल फूड जो है ना देते हैं। पूरी टीम लास्ट में जो है ना ईयर इनके पास अंडर 16 अंडर 19 की टीम आई थी उधर साउथ अफ्रीका में, तो मोहम्मद यूसुफ साहब जो है कोच हैं करंटली जो है अंडर 19 क्रिकेट के, वो भी इनके घर जो है ना स्टे किया है। तो काफ़ी उन्हें दो को टिप्स भी दिए, इसने मुझे भी शेयर किए वीडियोस वगैरह, मामू ये देखो मैंने जो है ना ये मेरे साथ इनके साथ जो है ना शेयरिंग है, ये मुझे टिप्स दे रहे हैं। बाकी हमें भी चाहिए अपने बच्चों को ना जो भी उनका शौक है, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी उसमें है, उनको चाहिए कि उसको ना जो है उनका प्रमोशन उनके साथ करें, उनके साथ जो है ना उनके साथ जज्बात के साथ जो है ना बैठें, उनको सोचें, देखें वो क्या करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर में, तो उनके साथ जो है ना वो टाइम स्पेंड करें। बिल्कुल सही। अच्छा, ये मुझे बताइएगा दाऊद कि आज तक आप कितने क्रिकेटर्स को मिले हो, पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनमें से किसी को मुलाकात हुई है? अंडर 19 का पूरा टीम मिला, पूरी टीम से मुलाकात हुई? कहाँ? अंडर 19 में, मेरा घर में, और उसके साथ भी प्रैक्टिस भी किया था। अच्छा सर, कौन कौन से नाम बताएं जरा, कौन कौन से प्लेयर्स को? उबैद शाह, साद बेग जो वो कैप्टन है, ओके, अवैस नाम भूल गए, लेकिन सबको मिले अंडर 19 की टीम को। अच्छा, ये बताएं कि आप साउथ अफ्रीका में रहते हैं, वहाँ पर वो जंगल सफारी भी बड़ा मशहूर है, तो वहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से देखे हैं, कभी गए हो वहाँ पे, कोई राइड ली है वहाँ की? जी, वहाँ पे गया, जू में गए। जू में कैसा एक्सपीरियंस है वहाँ पर? ठीक है। नेशनल पार्क नहीं गए कभी? नहीं, नेशनल पार्क नहीं गए। तो अच्छा, वहाँ पर जाने का शौक है क्या? अच्छा, ग्राउंड्स वहाँ बने हुए हैं क्या, किस तरह से प्रैक्टिस करते हो, थोड़ा सा बताएं हमें। इनसाइड प्रैक्टिस में, इनसाइड प्रैक्टिस करते हैं। स्कूल में ग्राउंड है तो कभी कभी वहाँ पे फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई करते हुए भी दिमाग में क्रिकेट चल रहा होता है? पढ़ाई में भी उतने तेज है या पढ़ाई नॉर्मल है? नॉर्मल है, पढ़ाई नॉर्मल है, यानी क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान होता है। अच्छा, एक दिन में किस टाइम पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है? जब दिल हो। जब दिल हो? तो यानी कि पूरे स्कूल के टाइमिंग्स में, स्कूल जब ऑफ हो जाता है तो वहीं पे प्ले क्रिकेट का करवाते हैं या वीक में एक दफा करवाते हैं? मेरा कोच कभी कभी दो टाइम वीकली खेलता हूँ। 2 टाइम वीकली? जी। अच्छा, तो कोच, आपके कोच का क्या नाम है? वो अफ्रीकन है? जी, वो उसका नाम केविन रेथस। अच्छा, खाना कौन सा पसंद है, अफ्रीकन पसंद है या पाकिस्तान? अनडाउटेडली पाकिस्तान, उन्होंने इंस्टेंटेनियसली जवाब दिया पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तानी फूड में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मुझे बिरयानी का शौक, मुझे बिरयानी भी पसंद है। बिरयानी पसंद है? सारा कुछ सारा कुछ खा लेते हैं जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो साइकिलिंग और फुटबॉल वगैरह कभी इसका शौक है या नहीं? साइकिलिंग का भी शौक है। साइकिलिंग का शौक है, करते हैं वहाँ पर? जी। अच्छा, जबरदस्त। तो पाकिस्तान में कितनी देर रहने के लिए आते हैं? कभी कभी 2 महीने, 1 महीने बला रहा हूँ पाकिस्तान। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। जनवरी में मैं वापस जा रहा हूँ
जनवरी में वापस जा रहे हैं, कौन सी तारीख को? 22 जनवरी तक जी हमारे साथ हैं दाऊद इकबाल फैसलाबाद में ही, और यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, खेलते भी हैं, यहाँ पे नए दोस्त भी बनाए हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे कौन कौन से नए दोस्त बनाए हैं और यहाँ किस किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। दाऊद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे गुफ्तगू के सिलसिले में यहीं से आगे से बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नन्हा प्लेयर हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान का प्राउड, फैसलाबाद का प्राउड मोहम्मद दाऊद इकबाल हमारे साथ मौजूद है। दाऊद इकबाल से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दाऊद मुझे बताएं कि आप बॉलिंग करते हैं, आप 3 साल से सिलेक्ट भी हुए हैं टीम में, और मुझे बताएं बेस्ट बॉलिंग आपने कब करवाई, यानी कि आपको जो लगता है कि सबसे बेस्ट मैच था उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, बॉलिंग बहुत अच्छी रही, कितने विकेट्स लिए, ये भी जरा सारा मुझे बताएं। 2023 में मैंने एक मैच खेला था। 23 में जी मैंने 7 विकेट लिया था, 4 ओवर में 7 विकेट लिया था, सिर्फ 6-7 स्कोर मैंने दिया था। जबरदस्त, 4 ओवर्स के अंदर 7 विकेट्स, जी जबरदस्त। और वो मैन ऑफ द मैच आपको मिला था? जी अच्छा, मिला था मैन ऑफ द मैच, तो वो आपका सबसे बेस्ट मैच था? जी। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि कौन से प्लेयर को आप सपोर्ट करते हैं कि यार ये मेरा प्लेयर जो है ना, जो एक तो आपने पहले बताया था कुलदीप था, हाँ, एक वो प्लेयर बताएं जिसको आप बॉलिंग करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं वो सामने बैट्समैन हो और मैं बॉलिंग करवा रहा हूं? बाबर आजम। मोहम्मद बाबर आजम। बाबर आजम को? अच्छा, बाबर आजम को बॉलिंग करवाना चाहते हैं जी। तो आपको लगता है कि उसको आउट कर देंगे शायद। अच्छा, ये आपके मतलब फेवरेट्स में से एक है बाबर आजम? अच्छा खेलता है? ठीक है, ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन उसको बॉलिंग करवाना चाहते हैं। अच्छा भी खेलता है वो। अच्छा भी खेलता है। अच्छा, मुझे बताएं कि मम्मा ज्यादा सख्त है या पापा ज्यादा सख्त है? मामा ज्यादा? नहीं, बाबा ज्यादा। अच्छा, उसने पहले सोचा पहले मम्मा का नाम, इसका मतलब दोनों सख्त हैं। अच्छा, ये बताए कभी मम्मा ने मना किया था कि क्रिकेट नहीं खेलना, या पापा ने मना किया क्रिकेट नहीं खेलना, पढ़ाई पे ध्यान दो, किधर क्रिकेट खेलने जा रहे हो? पापा ने किया था पहले, जब मैंने सेलेक्ट नहीं हुआ था। जब मैं सेलेक्ट हुआ था ना तो फिर उसने मुझे इंकरेज किया था। अच्छा, पहले मना किया था, लेकिन जब सेलेक्ट हो गया फिर इंकरेज किया था। अच्छा, ये बताओ कि सबसे फेवरेट जो है ना वो आपकी स्वीट कौन सी, मीठा क्या खाते हो? मीठा पसंद है? जी। प्लेयर्स मीठा खाते नहीं ना, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो मीठा बहुत खाता हूँ। वो फिट रहना होता है ना। अंडर 19 में सिलेक्ट होने का ड्रीम है? जी। क्लियर करोगे वहां पर साउथ अफ्रीका में? इंशाल्लाह। अच्छा, साउथ अफ्रीका की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? वहां पे सबसे अच्छी चीज क्या है जो आपको लगता है कि यार ये सबसे बेस्ट है वहां पर? समझ नहीं आया। साउथ अफ्रीका जहां आप रहते हो जी, वहां पे सबसे अच्छी चीज आपको, इट लुक्स लाइक इट कुड बी अ ट्रैवलिंग, it could be a food, it could be a zoo or something like that, which is very unique about the South Africa, which you likes the most, your favorite? I like to go on the boats. You like to go to boats? Gee. Have you ever been there? 2 times. 2 times. You drive it yourself? No. एक दफा मैंने किया था, मैंने ड्राइव किया, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा सा मैंने ड्राइव किया था। It's quite hard. मुश्किल है? नहीं, आसान है। आसान है? जी। वो जो मोटर वाला होता है और you have to sit like a bike and you have to drive it. वो स्पीड बोट है। अच्छा, वो स्पीड बोट है। That's another one. स्लो वाला वैसे ट्रक। अच्छा, वो जो steering one. जी। Okay. How was the experience? It was amazing. It was like 2 hours long, just sitting there. In the middle of the sea. जी। Oh, that's great. तो डर नहीं लगा थोड़ा सा? जी। थोड़ा डर नहीं लगा? You scared? स्टार्टिंग में, लेकिन एंड में मुझे बोला इससे लंबा क्यों नहीं हुआ। जबरदस्त। अच्छा, ये मल्टी टैलेंट होता है, और शौक देखे ना, मतलब नहीं शौक है, वीडियो गेम्स का शौक नहीं है, शुरू से शौक जो है क्रिकेट का रहा है। अब्बा जी ने भी पहले सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब सिलेक्ट हो गए उसके बाद सपोर्ट किया पूरा। और पढ़ाई कहाँ तक करनी है, कहाँ तक इरादा है? यहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद फिर क्रिकेट खेलना है? मैं इंशाल्लाह पढ़ाई मैंने खत्म करना है पहले। अच्छा, स्कूल खत्म करना है? जी। एंड विच ग्रेड यू आर राइट नाउ? 8वीं में जा रहा हूँ। 8th क्लास? जी। ओके, आफ्टर द 10
you're gonna do something like in college or university? You have the plans to go to university and college? या वहाँ से skip करना है? I will go to grade 12. जब grade 12 के खत्म हो गया, इंशाल्लाह मैं अफ्रीका टीम में खेलूंगा। अफ्रीका की टीम से खेलेंगे? जी इंशाल्लाह। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो सबसे अफ्रीका की टीम के अंदर सबसे बेस्ट प्लेयर आपको कौन सा लगता है अफ्रीका की टीम में? बॉलर, एज ए बॉलर मुझे तबरेज शम्सी को पसंद है। ओके, और बैट्समैन क्विंटन डी कॉक। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। अच्छा, मुझे आसिफ साहब ये बताएगा कि बच्चों के लिए, बच्चे अब देख रहे हो ना, जो लोग, जो माँ बाप भी देख रहे हो, जी जी, वो ये कहते हैं यार साउथ अफ्रीका में रहता है ना, तो इस वजह से वहां पे चांसेस मिल गए, या पाकिस्तान में होता तो यहाँ हालात और हैं। ऐसा नहीं होता, आप जहां पे भी हैं आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं, बच्चे का शौक होता है। अब वो खुद बता रहे हैं कि अब्बा जी उस तरह से सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब सिलेक्ट हो गया उसके बाद सपोर्ट करना शुरू किया। तो मेरे ख्याल में बच्चे की टैलेंट को देखना चाहिए माँ बाप को कि कहां पर ये बेस्ट कर रहा है। कई बच्चे होते हैं पेंटिंग्स बड़ी जबरदस्त करते हैं बचपन में, बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, और हम लोग हैरान कर देते हैं हम लोगों को, यार 5 साल का बच्चा कितनी अच्छी पेंटिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें उसका टैलेंट 5-6 साल की उम्र से देखना शुरू कर देना चाहिए कि बच्चा किस जगह इंटरेस्ट ले रहा है। मुझे मैं चाहूंगा इस पर भी थोड़ा सा गाइड करें हमारी आवाम को कि यार माँ बाप जो है बच्चों के ऊपर अपनी पसंद मत थोपे कि तुमने डॉक्टर ही बनना है। वो नहीं बन पाएगा अच्छा डॉक्टर अगर उसका शौक नहीं है तो उसको बनने दें जो बनना चाहता है। जी, ये तो इसका जो है अल्लाह ताला ने इसको जो है ना कुदरती ये दिया है, इसको टैलेंट जो है। तो बचपन से खेल रहा था स्कूल में, जब स्कूल में मैचेस खेल करके जब उनके कोच है कोई, उन्होंने कुछ देखा, वॉच किया उन्होंने, फिर उसने इसके साथ रब्ता किया, दोस्त के साथ। इसने बोला यार मेरे पेरेंट्स से रब्ता करें, तो पेरेंट ने पहले सीरियसली लिया। जब बार बार उसका फ़ोन आ रहे थे तो उसने फिर इसके वालिदैन ने कहा चलो चेक करते हैं जाके। फिर वो इनके क्लब चले गए हैं जो इनके कोच हैं, तो आस्ता आस्ता माशाल्लाह ये दिन ब दिन जो है ना रात दुगनी जो तरक्की कर रहा है माशाल्लाह, देखकर ज़बरदस्त है, अप्रिशिएट है ये इसका जो है, जो बचपन से इसको जो है ना अल्लाह ताला ने एक इसको हुनर दिया है। तो बचपन से दिया है, 3 साल से साउथ अफ्रीका के अंडर 16 टीम में सिलेक्ट हुआ है, और मोहम्मद दाऊद इकबाल जो है इस वक्त बड़ा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है अपनी टीम के अंदर भी, और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहा है। इनकी फैमिली में और कौन कौन क्रिकेट खेलता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, या ये सिर्फ वाहिद पहले प्लेयर है जो क्रिकेट के अंदर आए हैं और इतना ज्यादा एक्सेल कर गए, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, दाऊद इकबाल मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनके फैमिली के अंदर और कौन कौन क्रिकेट खेलता है, या वो एक वाहिद प्लेयर है, नन्हे प्लेयर है मैं कहूंगा, जो क्रिकेट प्रोफेशन के अंदर आए हैं। तो दाऊद मुझे बताए कि आपकी फैमिली में, आपके पापा में, आपके चाचा में, मामू में और कौन कौन क्रिकेट खेलता है? मेरा पापा खेलते हैं पापा? खेलता था। अच्छा, खेलता था। अच्छा, खेलता था जी, और मेरा भाई भी खेलते हैं। मतलब वो तो नॉर्मल खेलते हैं ना, जिस तरह वो राइट हैंड स्पिन करते हैं। अच्छा, वो राइट स्पिन, वो स्पिन नहीं करता है? जी, स्पिन करता है वो जी। भी? अच्छा, मैंने सिखाया था राइट आर्म लेग स्पिन, मेरा लेफ्ट आर्म है, अच्छा, वो भी खेलता है अभी? लेकिन बहुत ज्यादा राइट आर्म लेग स्पिन है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि लेफ्ट आर्म स्पिन आपने सीखा, ऑब्वियसली यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू लर्न दैट, तो ये सीखने में थोड़ा वक्त लगा होगा, कितना वक्त लगा? 2 दिन। 2 दिन? 2-3 दिन। 2-3 दिन के अंदर सीख लिया? मैं वैसे वीडियोस देख रहा था ना यूट्यूब में, मैंने बोला हाउ टू बोल लेग स्पिन, तो फिर वहां से सीखा, वो स्टेप्स दे रहा था। अच्छा, और अंडर 19 में, अंडर 16 में सिलेक्ट होने के लिए कितना टाइम प्रैक्टिस किया? 3 साल। 3 साल प्रैक्टिस किया? 2 साल। 2-3 साल प्रैक्टिस किया जी। विद द कोच? जी, विद द कोच। और कैसे कैसे प्रैक्टिस करते थे? रोजाना सुबह जाते थे या एक दिन के बाद? जुम्मा के बाद। सुबह के बाद? जुम्मा के बाद। जुम्मा के बाद और सैटरडे। जुम्मा और सैटरडे? जी। 2 days a week? 2 days a week? अगर जब पब्लिक हॉलिडे होता था ना तो फिर उस दिन भी जाता था। कैसे स्पिन करते हैं मुझे थोड़ा सा बताएं उसको, क्या आज मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर ऐसे आप बॉल हाथ घुमाते हैं, क्वाइट डिफिकल्ट, कैसे सीखा? It wasn't difficult for me. It's not difficult for you? जी। How do you use your hand? I put the ball ने, मैं यहाँ पे बॉल लगाता हूँ ना, ये 2 फिंगर्स ये ऊपर होते ना, तो फिर ये वाला नीचे। Just one is there? जी, ऐसा। तो फिर मैं बॉल में पकड़ रहा था ना, तो फिर मेरा हाथ यहाँ पे होना चाहिए, जो जिधर मैं एम करना है। Okay. फिर हाथ उधर लगा के ना मैंने बॉल को टर्न करना है,
अगर बॉल को बॉल करना है, जोर से स्पिन करना है। अच्छा, उसको बॉल को छोड़ना कब होता है? जब व्हेन द कंप्लीट आर्म इज ट्विस्टेड? जब यहाँ पे जब कंप्लीट यहाँ से रिलीज करना है। ओके तो फिर अपनी लेग को ऊपर वापस साथ लेकर जाना है। मैं लेकिन देख रहा हूँ कि आप वो बैठ के कर रहे हो बॉल को, वो बैठ के करने से भी उतना एफर्ट लग जाता है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बॉल। डिफिकल्ट ज्यादा होता है? मैं लेकर के ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि डिफिकल्ट है टर्न करने की। हैव यू एवर गॉट हर्ट? मतलब आपको कभी बाजू में क्रैम्प्स पड़ा या रात में? और वहाँ पे मौसम जो है वो ज्यादा गर्मी होती है या? जी, गर्मी होती है। गर्मी होती है ना, तो इतना सर्दी नहीं होता, सर्दी कम होती है। लेकिन यहाँ की गर्मी और है। यहाँ पे बहुत ठंडा है। यहाँ की गर्मी और है। यहाँ की गर्मी और है। वहाँ पे 35 होता है इतना मैक्सिमम। हाँ, यहाँ पे ज्यादा गर्मी। जी। अच्छा, और दिसंबर में मौसम कैसा होता है? ठंडा। ठंडा अभी होता वहाँ पे गर्म है, गर्मी है। अभी गर्मी है वहाँ पे? ये गर्मी है वहाँ पे। अभी दिसंबर में भी गर्मी है? जब यहाँ पे विंटर, जो विंटर है उधर समर होता है। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी मुझे दाऊद ने बताया कि किसने से स्पिन करनी है। आज मैं भी थोड़ा सा सीख गया हूँ। लाइक यू हैव टू ग्रैब द बॉल लाइक दिस, like this. जी। Okay, I'm going to hold it like this and then you have to spin your arm and then you have to leave. मैं जब बॉल करवाऊंगा तो वो बाहर चली जाएगी पिच। अच्छा, एक इन स्विंग होती है और एक आउट स्विंग होती है। जी। Which area you are expert in? इन स्विंग और आउट स्विंग? The ball turns in. इन स्विंग। जब बॉल अंडर टर्न करते हैं राइट आर्म से, जब राइट आर्म होता है ना तो फिर मेरे पास स्लिप नहीं होता। जब लेफ्ट आर्म में बॉलिंग करते ना, बॉल बहुत ज्यादा टर्न होता है तो मैं स्लिप लगाता हूँ। ओके, तो ये जब आप बॉल करवा रहे होते हैं तो लेफ्ट प्लेयर होता है और राइट प्लेयर होता है, राइट? तो सबसे ज्यादा आप उसको देखते हो कि अगर ये लेफ्ट प्लेयर कर रहा है तो इसको कैसे बॉल करवानी है, अगर ये राइट हैंड प्लेयर है तो इसको बॉल कैसे प्ले। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन दैट? डिफरेंस। देयर इज डिफरेंस। अगर वो लेफ्ट हो तो फिर आपको किस तरह बॉल करवाना होती है? तो मैंने उसको यहाँ पे लगाना है जिधर मेरा स्लिप जो कीपर के पास है ना, क्योंकि बॉल यहाँ पे आएगा, अगर उसका बैट में लगे वो पकड़ लेगा। हाँ, तो फिर मेरा बॉल यहाँ पे कराना है उसका। राइट यहाँ पे, लेफ्ट यहाँ पे था ना, तो फिर बॉल यहाँ पे कराना है। जब राइट है तो फिर यहाँ पे नियर द बैट। जी, नियर द बैट। ओके, तो जब उसको आउट करना हो, मतलब आप पूरा फील्ड देखते हो, फील्डिंग कहाँ पर है, देन उसके हिसाब से बॉल डिजाइन होता है? जी, मैं अपने हिसाब, जब फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करता हूँ। फील्डिंग के हिसाब से बॉलिंग करते हैं तो फील्ड यू हैव टू सेट द फील्ड योरसेल्फ। अगर मेरे पास 3 फील्डर्स वहाँ पे ना, डीप स्क्वायर लेग, अगर काउ कॉर्नर वो लोग वहाँ पे है ना, तो फिर मैं लेग में कराऊंगा ताकि वो मारने की कोशिश करेंगे। मैं फुल कराना है, वो मारने की कोशिश करने, लेकिन कभी कभी 6 होगा, कभी कभी कैच होगा। कभी कभी कैच होगा, मतलब हिट तो करेगा उसको। जी, 50-50 चांसेस होगा। सो यू हैव टू थ्रो अ बॉल इन अ वे कि वो हिट ऐसे करेगा वो कैच हो जाए। जी। और जब आपने उसको कीपर को कैच देना हो तो हाउ डू यू मैनेज दिस? आई हैव टू बॉल द बॉल राइट बाय देम। हाउ फार फ्रॉम द बैट? लाइक आपको अंदाजा होता है कि ये बॉल फ्लोर पे कहाँ हिट करेगी? ये बैट के करीब हिट करेगी, बैट से दूर हिट करेगी? यहाँ पे बैठना तो फिर शायद वहाँ पे जो लाइन स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे, क्योंकि वो खेलने की कोशिश करेगा, बॉल साथ टर्न भी होगा ना। It's going to get bounced. जी, it's going to get turn and bounce. Okay, that's a smart move. और ये सारे मूव जो है मुझे पता थे, लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि ये क्या हमारा जो नन्ना प्लेयर हमारे साथ मौजूद है उसको ये सारी चीजें पता है कि नहीं। और आई एम अमेज्ड, आई एम मेस्मराइज्ड कि ये सारी चीजें उसको पता है। ना सिर्फ पता है बल्कि ही इज एक्सपर्ट इन दैट। और माशाल्लाह ये एक इतना जबरदस्त शौक है जिसके अंदर इस वक्त हमारा दाऊद खेल रहा है, प्ले कर रहा है, एक्सेल कर रहा है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्ले कर रहे हो और बहुत अच्छा खेल रहे हो, तो आगे आप अंडर 19 में भी खेलोगे, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में भी जाओगे, तो मुझे नहीं बोलना है जी। मुझे, मेरा नाम शिराज भट्ट है। अच्छा आसिफ साहब, मैं चाहूंगा एक पैगाम हमारे लोगों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, उन वालिदैन के लिए कि जो बच्चों की तरबियत के फेज में इस वक्त हैं, बच्चे उनके 9-10 साल की उम्र में हैं, वो किसी न किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। हम क्रिकेट को हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं कि छठो क्रिकेट, पढ़ाई करो? मतलब व्हाई दिस? क्रिकेट इज समथिंग वेरी गुड। आपका बच्चा उसके अंदर एक्सेल भी कर सकता है। आप हर वक्त मैच खेलते रहते हो, हर वक्त क्रिकेट खेलते रहते हो, पढ़ भी लिया करो।
तो ये मुझे लगता है कि बच्चा अगर क्रिकेट खेल रहा है तो यू हैव टू सी कि आपका बच्चा किस साइड पे खेल रहा है, बैट्समैन अच्छा है, बॉलर अच्छा है, कैसे उसको पॉलिश किया जा सकता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा एक मशवरा हमारी आवाम को दे दें। बच्चे की पढ़ाई तो ऑलरेडी ठीक है, बच्चा पढ़ना भी चाहिए, लेकिन जो है ना जिसमें माननीय एक्टिविटी भी होनी चाहिए बच्चों में, जो है ना उसमें जो है क्रिकेट भी अगर शौक है क्रिकेट खेले या फुटबॉल हॉकी वगैरह जो भी इसका है, लेकिन उसको बैकअप वालदेन को देना चाहिए। घर में भी दें, ग्राउंड भी उसके साथ जाएं ताकि बच्चे को पता हो मेरे बैक पे मेरे वालदेन है। तो मैं आपका इंटरव्यू देख रहा हूँ, माशाल्लाह मैंने तो इतना डीपली मैंने नहीं देख के बोलता है माशाल्लाह। इसके हिडन जो है ना इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं अभी देख रहा हूँ, इसका टैलेंट जो है माशाल्लाह आपने काफ़ी इसको जो है ना अच्छी तरीके से इसको ना इंटरव्यू लिया है। मैं हैरान हूँ माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ये काफ़ी जो है ना नॉलेज बहुत है, नॉलेज भी है और उसको पता भी है कैसे ये क्रिकेट खेलना, कैसे बॉल करानी है, लेग स्पिनर, वो गूगली वगैरह एवरीथिंग। वर्किंग ऑन द गूगली? जी वर्किंग ऑन दैट। मैंने बैकअप प्लान भी लगाया हुआ है, मैंने स्टडी किया हुआ है। अगर मेरा अभी सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं कोई और काम करूंगा, ऐसा हार्डवेयर की शॉप या कोई और बैकअप प्लान। बैकअप पे है, प्लान है। इतना सा बच्चा उसने अपना बैकअप प्लान भी बनाया था कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं होता तो मैंने फिर क्या आगे करना है। ये होती है पॉजिटिविटी और ये होती है मुस्बत सोच, और ये मुस्बत सोच जो है वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो गेम्स खेल कर नहीं आती। ये मुस्बत सोच, ये डिसीजन मेकिंग पावर, ये शार्पनेस जो है, ये बच्चे को जब आप उसके प्रोफेशन के अंदर जाने देते हैं तो बच्चा इस तरीके से शार्प होता है जिस तरीके से दाऊद इकबाल शार्प हुआ है। दाऊद इकबाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इनके साथ साथ आसिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। शराज भट्ट को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।